चले जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी बेटा, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो आज की फर्स्ट क्लास है ऑडिट की। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को एक लिंक भेजा है, उसमें आपको जो है ना ये कंप्लीट बुकलेट जो है ना वो आपको नजर आ रही होगी। सही है। सो अब आ जाए इसके बिल्कुल पेज नंबर 1 पे आ जाए जरा सारे स्टूडेंट्स। सबसे पहला पॉइंट मैं स्टार्ट जो भी करने जा रहा हूँ, पहले हम लोग बात करेंगे पेपर पैटर्न के हवाले से कि ऑडिट का पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है। दूसरे नंबर पे ऑडिट खुद क्या चीज है। और फिर तीसरे नंबर पे हम जो अच्छा ये जो आपके पास अभी फर्स्ट हैंड आउट नजर आ रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिनके पास ये सारी बुकलेट है, ये कितने पेजेस से चेक कीजिएगा, 6-7 पेजेस होंगे कुछ। हाँ, ये 7 पेजेस का जो ये लेक्चर है ना, आई एम नॉट श्योर, बल्कि नहीं, आई एम श्योर ये आज की क्लास में तो शायद पूरा नहीं हो। ठीक है। आज और नेक्स्ट क्लास में शायद थोड़ा सा ये आधे में कंप्लीट हो जाए। ये फर्स्ट हैंडआउट की बात कर रहा हूँ। और ये जो आपके पास हैंडआउट है, दिस इज नॉट द पर्टिकुलर चैप्टर, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये आपके पास पूरा का पूरा ऑडिट है। ये ऑडिट एक्चुअली में है क्या चीज है। ठीक है। क्योंकि उसके बगैर कोई और पेपर होता ना, लाइक F5 होता है, F7 होता है, F9 होता है, तो हम पहले चैप्टर से इसको स्टार्ट कर देते। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये हैंडआउट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, आपको पूरा का पूरा ऑडिट ही समझ में आ जाएगा, इनफैक्ट पूरा सिलेबस ही समझ में आ जाएगा व्हाट इज दिस अबाउट। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने F6 का पेपर दिया हुआ है, F7 दिया हुआ है, 5 दिया, 9 दिया है। उसमें आपको पता है ना एमसीक्यूज आती है। क्या आती है? इंडिविजुअल सिंगल एमसीक्यू। और फिर आती है केस ओटीक्यू। क्या आती है आपके पास? यहाँ पर F8 में डबल ए में आपके पास सिंगल एमसीक्यू नहीं आती है, सिंगल एमसीक्यू नहीं आएगी। यहां पर आएगी केस ओटीक्यू और सीआरक्यूज। क्या आएगी आपके पास? केस ओटीक्यूज और सीआरक्यूज। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला पॉइंट, दिस इज माय पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न के ऊपर जरा मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले देखें, आपके पास सेक्शन ए है, 3 केस ओटीक्यूज। और आप सारे बच्चे जानते हैं पर ओटीक्यू कितनी एमसीक्यू होती है आपके पास। तो मतलब पर ओटीक्यू आपके पास 5 एमसीक्यूज, यानी कि 10 नंबर। तो 10, 10 और 10, ऐसे कितने केसेस है आपके पास? 3 केसेस, बट कितने मार्क्स? 30 मार्क्स। उसके बाद आप आ जाए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में बेटा एक सीआरक्यू आता है जिसके कितने मार्क्स हैं? 30 मार्क्स। और 2 सीआरक्यूज हैं जिसके 20 मार्क्स होंगे, यानी कि आपके पास कितने कितने नंबर है? 20-20 नंबर, टोटल मिला के 100 हो गया। अच्छा, अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको अभी टॉपिक्स भी बता सकता हूं कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या सवाल आते हैं। पेपर F8 बड़ा जबरदस्त किस्म का स्ट्रक्चर्ड है। इनफैक्ट आपको रिक्वायरमेंट्स भी पता है कि क्या चीजें आती हैं, वो मैं आपको बताते रहता हूँ, आज या कल की क्लास में पता चल जाएगा। एनीवेज, अब जरा इस 100 मार्क्स के ऊपर जरा देखते हैं, ये हैंडआउट ले लेना। अब 100 मार्क्स के ऊपर देखते हैं 100 में से कितने मार्क्स आपके पास केस ओटीक्यूज के हैं? 30। बाकी जो आपके पास ये 70 मार्क्स हैं, ये जो 70 मार्क्स हैं, ये किसके आपके पास? ये आपके पास है सीआरक्यूज के। सही है। अब मैं 30 मार्क्स की फिलहाल बात नहीं कर रहा, वो तो लिखा हुआ ही है कि बेटा ये आपके पास होती क्या है, जरा बताइएगा? केस ओटी। यानी कि जो भी आपके पास 5 एमसीक्यूज नजर आ रही होंगी, उन 5 एमसीक्यूज का ताल्लुक किससे होगा? केस। अच्छा, मैं आपको बताऊं, पांचों की पांचों का ताल्लुक होता नहीं है। देखो, ये केस स्टडी है, इसकी 1, 2, 3, 4 और 5 कितनी एमसीक्यूज है? पता नहीं, 3 या 4। क्या बोला मैंने? 3 या 4। मैं ज्यूम कर रहा हूं 3। 3 का ताल्लुक किससे होगा? बाकी जो 2 होंगी वो इंडिविजुअल एमसी होगी। मे बी पॉसिबल 4 का ताल्लुक किससे होगा? एक क्या होगी? इंडिविजुअल। ठीक है। पता नहीं, जब आप पेपर दोगे तो अगले दिन मुझे बता देना क्या है था, लेकिन ऐसा पास पेपर से आपको देख के एनालाइज होगा। दूसरा पॉइंट, अब आप आ जाए 70 मार्क्स में। 70 मार्क्स की अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहां पर दिस सीआरक्यू 70 मार्क्स, इसमें से आपके पास यू कैन से 50 से 60%, 70 में से कितने नंबर? 50 से 60 नंबर, बल्कि 50 से 55 ही बोलना चाहिए, ज्यादा ही आएगा। ये 50 से जो 60 नंबर होते हैं, बल्कि मैं इसको 55 ही बोलूंगा यार, 50 तो बहुत कम हो गए। 55 से लेके 60 नंबर तक, इस 70 नंबर में आपके पास होती है बेटा क्या? केस। क्या होगी आपके पास? बाकी कितने नंबर बचे आपके पास? 10 से 15।
नहीं, 70 में से 60 अगर चले गए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आ चुके हैं ना हम लोग, सिंपल मैथ्स, ठीक है। अच्छा, 10 से लेके 15 नंबर जो आपके पास होंगे, एक मिनट, वो क्या होंगे बताइएगा? एक्सक्यूज मी बेटा, नॉलेज बेस्ड, नॉलेज बेस्ड। अब सबसे पहले मैं इस 10 से 15 नंबर के सवाल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये क्या चीज है, फिर उसके बाद इसके ऊपर आते हैं, फिर ऑडिट के ऊपर आते हैं। देखो 10 से 15 नंबर, मैंने आपसे क्या बोला, 10 से 15 नंबर किस चीज के? नॉलेज बेस। व्हाट इज नॉलेज बेस? नॉलेज बेस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, अच्छा आप इसको रेक्टिफिकेशन बोलेंगे, प्लीज रेक्टिफिकेशन मत बोलना, ठीक है, मैं भी इसको वैसे इसके खिलाफ हूं, मैं बात करता हूं। आपने नॉलेज बेस का मतलब ये, इट्स अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन। आपके पास सवाल आ जाएगा, एक्सप्लेन दिस, 5 नंबर। व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, इट्स पॉइंट्स, व्हाटएवर जो भी है, 5 से 6 नंबर। एक्सप्लेन क्वेश्चन नियर क्या होता है, इसके एडवांटेजेस और ड्रॉबैक बता दें, 6 नंबर, 5 नंबर। यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स आप इसको रटिफिकेशन कह सकते हो, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, बुरी बात है। सही, मैं आपको बताता हूं कैसे। सर ये जो 10 से 15 नंबर है, दिस इज ऑफ नॉलेज बेस्ड। पता नहीं कोर्स के किसी भी एरिया से आ जाए, 5 से 6 नंबर का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि 10 से 15 नंबर, 3 3 नंबर के भी सवाल है, 2 2 नंबर के भी सवाल है, ठीक है, सिंपल इज दैट। अब आ जाओ, कितने नंबर है बेटा? 50 से 55 से 60 नंबर, ये क्या है? केस स्टडी। अब इन केस स्टडीज में क्या चीज है, जैसे मैं आपको अभी अज्यूम करता हूं, देयर इज अ टॉपिक इंटरनल कंट्रोल, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्या बोला मैंने, कौन सा टॉपिक है? इंटरनल कंट्रोल। उस इंटरनल कंट्रोल में केस स्टडी आपको गिवन होगी, उससे रिलेटेड सवाल होंगे, 15 18 नंबर, समथिंग लाइक दैट, सही है। ये 55 से 60 नंबर आपके पास क्या है? आपके पास केस स्टडीज। अब मैं चाहूंगा आप स्टूडेंट से कि इस 55 से 60 नंबर में आपके पास 3 मेजर टॉपिक्स है। क्या बोला मैंने? 3 मेजर टॉपिक्स है। हर टाइम में कुछ ना कुछ वेरिएशन चलती रहती हैं, लेकिन ऑन अ सेफ साइड आप तीनों टॉपिक्स में से 15 15 नंबर अज्यूम करूंगा। कितने नंबर, कितने हो गए? 45। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ज्यादा ही होता है। ऑलमोस्ट 50 नंबर इन 3 टॉपिक्स के हैं। वो टॉपिक्स क्या है मैं वो भी लिख रहा हूँ, अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है, अभी तो हम बताना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा। सर 3 मेजर टॉपिक्स हैं। 3 मेजर टॉपिक्स में एक टॉपिक है आपके पास प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट्स। मैं सिर्फ इसके नाम लिख रहा हूं, प्लानिंग एंड क्या बेटा? रिस्क असेसमेंट। दूसरा एक टॉपिक है कंट्रोल्स स्लैश मार्केट, टीओसी लिखना, मतलब एक ही टॉपिक है। और तीसरा जो है वो आपके पास है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अभी एक सेकेंड, मैंने पहली क्लास में इतने भारी भरकर नाम लिख दिए हैं टॉपिक्स के, आप लोगों को लिखने में क्या जाता है? आप सिर्फ सुनिएगा। ये 3 टॉपिक्स में से मेजरली क्या एग्जामिन होंगे आपके पास? सीआरक्यूज, ठीक है। सर वी कैन नोट से, जैसे एक अटेम्प्ट के अंदर कंट्रोल का क्वेश्चन कोई 18 नंबर का आया था, कितने का? ये 20 नंबर का आ जाता है, 15 से 20। 16 नंबर का ये आ जाता है। तो अगर आप 20 इसके लगाओ, 15 इसके लगाओ, कितने हो गए? 35। और 16 इसके, चलो आपके 15 ही लगा लो, कितने हो गए? 50। आपके पास मैं बता रहा हूँ 50 से लेकर 55, कितने से? 50 से 55 नंबर, ऑलमोस्ट यानी कि इन 3 टॉपिक्स में से 50 से कितने नंबर आ जाते हैं? 55, ऑलमोस्ट ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं, जिसमें 3। क्या ये आप अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं? द आंसर इज नो। मैं आपको क्या बता रहा हूं, एग्जाम का पैटर्न जो कि डिफाइंड है, जो कि क्या है, पेपर स्ट्रक्चर बड़ा इसका जबरदस्त किस्म का डिफाइंड है। सबसे पहले एक काम करें, इस हैंडआउट पे जरा ये चीज नोटिंग कर लें सारे स्टूडेंट्स। इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑनलाइन बच्चे बेटा इसको जरा लिख लीजिएगा कहीं पे, मैंने आपको सारी की सारी जो है ना वो नोट्स भेज दिया। ये लास्ट में एक्सक्यूज मी डिस्प्ले से ही आ रहा है? सही है?
हाँ जी। अच्छा 30 नहीं, आपको मैं सिंपल करता हूँ, एक्सक्यूज मी, ये कितने नंबर है? 30। एक काम करो, 30 में से 10 निकाल दो, ठीक है? 20 20 20 ये आप अज्यूम कर लो, बाकी वो 10 नंबर अदर टॉपिक्स। सही है। ये 3 मेजर टॉपिक्स में से हो सकता है इनमें से कोई भी एक टॉपिक यहाँ पर होगा, कोई एक यहाँ पे होगा, कोई एक यहाँ पे होगा आपके पास। सही है, तो वो 10 नंबर बाकी अलग है। बाकी अदर टॉपिक्स है, मैंने उसके बारे में नहीं लिखा, वो कुछ भी आ सकता है। ओके, खवातीनों हजरात, लेडीज एंड जेंटलमैन, देखें हम लोग अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास है बेसिकली ऑडिट। ये क्या चीज है? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया जी पेपर पैटर्न। अब हम थोड़ी सी पहले बात करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके बाद में अपना जो है ना वो पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। एक चीज, ये जो शुरू की 6-7 पेजेस है ये जो आपके पास मौजूद है, ये कोई चैप्टर नहीं है। बेसिकली ये क्या है, ये ओवरऑल ऑडिट की समरी नहीं है। पूरे ऑडिट को मैंने एक तरह से टीजर के तौर पे प्रेजेंट किया है कि ये है क्या चीज एक्चुअली में। आपको जब समझ आएगी फिर हम चैप्टर वाइज चीजें स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नाउ एक्सक्यूज मी, इधर जाग रहे हैं ना सारे? नींद में? मैं आया ना? ओके, चले जी। सबसे पहला पॉइंट, और व्हाट इज ऑडिट, आप लोग जरा प्लीज, अच्छा ये एक्सक्यूज मी, थ्योरी का पेपर तो है लेकिन ये रेटिफिकेशन वाली थ्योरी नहीं है कि यार आपने याद कर लिया और वो पेपर में आएगा। ऑडिट का पेपर उसको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगेगा रियल एग्जाम में, जिसने इसको इस एटीट्यूड के साथ पढ़ा है कि ये आपके पास रेटिफिकेशन का पेपर है। सही है यार, ये थ्योरी तो है लेकिन पूरा का पूरा पेपर कॉन्सेप्चुअल है, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल थ्योरी। सही है, मैं अभी इसके ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले एक मुझे बात बताइएगा, और इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोलता रहूं, ठीक है? आप लोग भी बोलिएगा। अब ये मत बोलना सर हम रमजान के बाद बोलेंगे, नहीं, आप लोग को भी बोलना है। सवाल, व्हाट इज ऑडिट, आपके जहन में ऑडिट क्या है जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग लिखना चाहे तो यू पीपल कैन राइट इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में जो है ना बेटा उसको लिख सकते हो। बेटा वीक में जो भी क्लासेस वगैरह है वो सब आपको पता चल जाएगा। और जी जी बेटा हैंड आउट मिल जाएंगे सारी बुकलेट। पहले इधर इधर पहले ध्यान देते कंटेंट पे। जी बेटा ऑडिट क्या है, एनीवन? हाँ जी, सही है। किसको चेक इन वेरीफाई? सही है, ठीक है। यहाँ पे कोई बता रहे थे क्या चीज वेरीफाई, क्या चीज चेक करना, कुछ बता रहे थे आप लोग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहला पॉइंट ना मैं आपको थोड़ी सी एक इसकी बैकग्राउंड बता दूं ऑडिट के हवाले से। ये ऑडिट का कॉन्सेप्ट कोई यूं नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है, जिस दौर में कंपनीज भी नहीं होती थी, ठीक है? मतलब ईयर्स बैक, 200-300 साल पहले भी आप चले जाओ, उससे भी पहले। देखिए बिजनेस तो तब भी होता था, यस और नो? एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। इमेजिन करें आज का दौर नहीं, ठीक है, एक बहुत ज्यादा कदीम दौर है, लोग कारोबार तब भी कर रहे होते हैं। आपका एक बिजनेस है, आप बिजनेस रन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इनकी एक शॉप है, एंड आई एम द पर्सन जो मैं कुछ और काम कर रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने बोला यार मेरे पास 1 लाख रुपए है, तू अपने कारोबार में बिजनेस में लगा दे, जो नफा नुकसान होगा हम दोनों का 30-40 या 40-50% जो भी शेयर्स हमने परसेंटेज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। आज के दौर में आप इसको शेयर होल्डर्स बोलेंगे। सो व्हाट आई डिड, एक ऐसे दौर में जहां पर कंपनीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इन साहब की एक शॉप है, मैंने 1 लाख रुपए इनके बिजनेस में इन्वेस्ट किए फॉर एग्जाम्पल। मैंने कहा भाई जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा आधा आधा। बोला ठीक है। सवाल, पैसे किसने लगाए हैं? मैंने, हारिस ने। बिजनेस कौन संभाल रहा है? दैट पर्सन। याद आ रहा है, आपने F1 F3 में पढ़ा था सेपरेशन ऑफ ओनरशिप कॉन्सेप्ट, है या ना? पैसा मेरा लगा है, संभालिए शख्स है। बोला ठीक है। क्या मेरा कानूनी हक है कि मैं इसको 1 साल बाद, 6 महीने बाद, महीने बाद, कोई भी एक टाइम पीरियड म्यूचुअल कंसेंसस से डिसाइड किया है, मैं इससे पूछूं भाईजान साल हो गया है, बिजनेस में कितना नफा नुकसान हुआ है, मुझे मेरा हिस्सा दो? क्या मेरा राइट है पूछना, हाँ या ना? हिसाब किताब संभालना किसके हाथ में? इंसाफ के हाथ में। पैसा मेरा लगा हुआ है। क्या ये लोग हिसाब किताब में मैनिपुलेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब मुझे ना तसल्ली नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रही? तसल्ली। पेपर का नाम क्या है? ऑडिट एंड अश्योरेंस। तसल्ली माने अश्योरेंस, ठीक? अश्योरेंस पूरा एक चैप्टर है तसल्ली के ऊपर। तो मुझे तसल्ली नहीं मिल रही। मैंने क्या किया, मैंने कोई उन साहब को सर्च किया। मैंने बोला यार तुझे हिसाब किताब चेक करना आता है? बोला हाँ। मैंने बोला ठीक है, मैं तुमको पैसे देता हूँ, तुम
उसके बनाए हुए हिसाब किताब को चेक करके मुझे तसल्ली दे देना। क्या दे देना? तसल्ली, अश्योरेंस। तो ये साहब गए, ये साहब ने उनका हिसाब किताब चेक किया और मुझे थोड़ी देर के बाद क्या दे दी उन्होंने? तसल्ली। वो तसल्ली पता क्या देंगे? वो तसल्ली देंगे, बोलेंगे सर हारिस, उन साहब ने जो हिसाब किताब बनाया है वो सही है, या फिर जो हिसाब किताब बनाया वो सही नहीं है। दैट्स फाइन। अब ये जो गेम चल रही है, इस चीज को बोलते हैं ऑडिट। इस चीज को क्या बोलते हैं? ऑडिट। अच्छा, अब हुआ क्या? उस पुराने कदीम दौर में ये प्रैक्टिस मैंने की, इनको अच्छी लगी, उसने फॉलो की, इन्होंने अडॉप्ट किया, उन्होंने अडॉप्ट किया, इन्होंने कंप्लाई किया। आहिस्ता आहिस्ता जब कंपनीज का कॉन्सेप्ट आया तो ये लीगल रिक्वायरमेंट बन गई। क्या बन गई है? अब आप आज के दौर की एग्जांपल लो, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप। कंपनी संभाल कौन रहा है? डायरेक्टर्स। पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर्स का। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अच्छा मुझे जरा याद दिलाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 5। कौन कौन से? हाँ, वही P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स। इन 5 चीज के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब क्या है? स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकम्स द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द PLC। PLC मींस पब्लिक लिस्टेड कंपनी। अब इसमें क्या है सर? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप है। पहले सबसे पहले ये समझिएगा हुआ क्या, कंपनी संभाल कोई और है और पैसे किसी और के लगाए। तो जो संभाल रहा है वो साल बाद प्रोड्यूस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या प्रोड्यूस करता है? और उस सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर की तसल्ली के लिए, किसकी तसल्ली के लिए? बाहर की टीम आती है और वो इंस्पेक्ट करती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और शेयर होल्डर के नाम एक रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं जिसको ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये बेसिकली आपके पास क्या है? ये ऑडिट है। आ जाए जरा बेटा इसके इस पेज पे जरा आइएगा, एंड जस्ट गिव मी अ मिनट। इस वाले पेज को जरा ओपन कीजिए, बेसिक ओवरव्यू है। ओके, अब जो है यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, दिस इज माय बेसिक ओवरव्यू। दिस इज माय बेसिक ओवरव्यू। अब जो है ना इसके अंदर बेटा वो बता देता हूँ, वीक में किस किस दिन क्लास है। 4 दिन है, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, चले जी बेटा, एक्सक्यूज मी, पहले इधर आ जाए, बाकी सब चीजें छोड़ दे। एक्सक्यूज मी, बेसिक ओवरव्यू। कितनी क्लासेस मैंने बोली है? 4, 5वीं बाद में बता दूंगा, सही है। अच्छा, अब इधर आ जाए, एक्सक्यूज मी, बेसिक ओवरव्यू। एक्सक्यूज मी बच्चों, खवातीनों, हजरात, इधर इधर इधर। आपके पास मैंने क्या कहा कि ये जो आपके पास ऑडिटर है, ये आपके पास क्या लफ्ज लिखा हुआ है? ऑडिटर इज व्हाट? एक्सटर्नल टू दी कंपनी। बाद में बात करो, मत पढ़ो इसको। ये देखो लफ्ज क्या लिखा है, ऑडिट किस चीज का हो रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब एक सवाल, अच्छा ये जितने भी आपके पास नोट्स होंगे, कुछ प्रिंटेड है, कुछ जगहों पे स्पेस है, वहां पर आपने खुद लिखना होगा, सही है, मैं आपको लिखवाता रहूंगा साथ साथ। और प्लीज
लिखना साथ साथ सारी चीजें इंगेज रहें क्लास के साथ, ठीक है। चले जी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑडिट किस चीज का हो रहा है। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साल की बनती है? द आंसर इज नहीं। आपको पता है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज का पता है ना सबको, स्टॉक एक्सचेंज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 महीने की भी छप के जाती हैं, 6 महीने की भी छप के जाती है। यहां पर मैंने क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा। कितने महीने की है? नथिंग इज मेंशन। ये हमेशा हमेशा किसकी होती है बेटा? 1 साल की। नथिंग इज मेंशन हमेशा कितने टाइम की होती है बताइएगा? 1 साल की। तो ये लिखे साथ साथ। ऑडिट किस चीज का नाम है? जी बेटा, किसको चेक करने का नाम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने का नाम है ऑडिट। सही है भाई, हाँ या ना? ओके, दैट्स इट। अब सवाल, एक्सक्यूज मी, अब सवाल, नीचे जो यहां पर एक बात लिखी है, जहां पर मैं आपको जो चीजें बोल रहा हूं, इट इज द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर पीएलसी टू कंडक्ट द एक्सटर्नल ऑडिट। सर यहां पर अगर मैं आपको यह बताऊं कि जो आपके पास एक कंपनी है, एक कंपनी है, वो रन कौन करता है ये बताइएगा। जी बेटा, रन कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये कंपनी ओन कौन करता है? ओन बाय शेयर होल्डर्स। तो ये जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या चीज? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं एक लफ्ज लिख रहा हूं, देयर में बी। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ हो सकती है? उस गड़बड़ को अंग्रेजी में कहते हैं, ये गड़बड़ को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मिस स्टेटमेंट। सो सर, देयर में बी क्या? मिस स्टेटमेंट्स। सवाल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रोड्यूस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें हैं, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो वगैरह, जो अभी बात हुई है। सर उसमें गड़बड़ हो सकती है, इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हो सकती है बताइएगा? मिस स्टेटमेंट्स, धोखा हो सकता है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो अब सवाल ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अच्छा इस पूरी जर्नी में ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी जर्नी में मैं हर रोज आपको एक चीज बोलूंगा मोस्टली, कि इस पूरी जर्नी में आप स्टूडेंट्स अपने आप को ऑडिटर बन के अज्यूम करना। क्या बन के अज्यूम करोगे? आप कौन है? ऑडिटर। और मैं हारिस हनीफ क्लाइंट कंपनी हूं। मैं कौन हूं? क्लाइंट कंपनी। क्लाइंट कंपनी का मतलब ये होता है कि जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो ना, ये रही कंपनी, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, जरा बताइएगा? क्लाइंट कंपनी। क्लाइंट कंपनी का बेटा बेसिकली मतलब ये होता है, क्योंकि 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 मेरी कंपनी है और आप लोग बाहर की टीम आए हो। कौन आए हो? बाहर की टीम आए हो, और आप मेरी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड चेक कर रहे हो, हाँ या ना? उसकी मैं आपको फीस दूंगा, तो मैं आपके लिए क्या हुआ? क्लाइंट हो गया। सो हु आर यू पीपल? आप लोग कौन है जी? यू पीपल आर द ऑडिटर एंड आई एम द मैनेजमेंट, यानी कि क्लाइंट कंपनी। आप मेरी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो। क्या कर रहे हो जी? ऑडिट कर रहे हो। अच्छा, ये ऑडिट से याद आया, आप लोगों ने सुना है पेपर क्लास में आने से पहले कहीं पिछले स्टूडेंट से कि ऑडिट का पेपर बड़ा मुश्किल है? सुना है? सुना है हाँ या ना? सुना है ना? बेटा मुश्किल नहीं है, सच बता रहा हूँ, मुश्किल नहीं है। मैं आपको वेरी सीरियस बोल रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप ट्रिक के साथ पढ़ो ना, और आपको एट द एंड वो ट्रिक समझ में आएगी, बिलीव मी आप बोलोगे सबसे इजी पेपर है। और अगर वो ट्रिक नहीं समझ में आई, बिलीव मी सबसे मुश्किल पेपर है। एंड लिटरली मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्यों। बच्चे कंपैरिजन करते हैं इस पेपर को नॉर्मली, बल्कि इसको और पीएम दोनों को, मैं दोनों को, मुझे पता है ना स्टूडेंट्स किस तरह कंपैरिजन करते हैं। देखो, अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, ये जरा देखिएगा। बच्चे सबसे पहले अमूमन कौन सा पेपर लेते हो आप लोग? F7 पढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ रहे होते हैं? F6 पढ़ रहे होते हैं नॉर्मली। चलो F9 भी पढ़ लेते हैं। मैं F9 को उतना ज्यादा कंसीडर इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि चलो कंसीडर करते हैं सब। ये जो 2 पेपर्स है ना, 7 और 6, फिर बच्चे आते हैं क्लास में मेरी F5 में 8 में, बोलते हैं सर ये तो मुश्किल पेपर है। अरे मुश्किल नहीं है। मतलब प्रॉब्लम क्या है, इस F7 और F6 के पेपर जो है ना, ये है आपके पास रूल बेस्ड। क्या ये? रूल बेस्ड। 1 मिनट रुक जाओ ऑनलाइन बच्चे, अजान हो रही है, फिर कंटिन्यू करते हैं। जस्ट अ मिनट, बातें नहीं कीजिएगा।
अल्लाह करे आप लोग सब अच्छे नंबर से पास हो, जो पेपर दिया और जो आने वाला है ये भी, आमीन। चले जी, दे 7 और 6 का जो पेपर है, मैंने आपसे क्या कही, क्या है? देखो आईएसएस के रूल्स है ना, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी खत्म। अब तुमने कॉस्ट ढूंढनी और एनआरवी ढूंढनी है। आईएस 38 के रूल्स है ना, वो आपके पास पायरेट जो निमोनिक आपने बनाया होता है वो पढ़ने के लिए, वो मीट होगा तो कैपिटलाइजेशन होगी, यस और नो? आईएफआरएस के रूल्स है ना, आईएफआरएस 15, जब आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर्ड होंगी तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, यस और नो? पर रूल्स है। 6 में क्या है? रूल्स है, इतनी इनकम इतना टैक्स है, इतनी इनकम उतना टैक्स, ये सारी चीजें रूल्स हैं। तो बच्चे अमूमन सबसे पहले ये पेपर्स पढ़ते हैं, तो उनको लगता है ये अटेनेबल है। वो जितने भी 14, 15, 18, 200, 500 जितने भी रूल्स हैं वो याद किए, उन्हीं रूल्स को आपने क्वेश्चन में से टिक करना है और आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ऐसा ही है, थ्योरी का मार्जिन भी कम है, थ्योरी का मार्जिन भी कम है। F9 को मैं इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा, ये भी कॉन्सेप्चुअल है, ये इस कैटेगरी में मैं डालूंगा इसको। हाँ, इस कैटेगरी में थोड़ा इजी पेपर है। अब देखो 5 और 8, मैं आपको फिलहाल 8 के बारे में बात कर रहा हूँ, फिलहाल पेपर F8 के बारे में बात कर रहा हूँ। पेपर F8 अभी मैंने आपको क्या बताया, कितना परसेंट केस स्टडी है, चेक करना, 50 से 60 नंबर ऑलमोस्ट केस स्टडी है। इसका मतलब क्या है, जो केस स्टडी मार्च में एग्जामिन हुई थी, क्या वो आपको जून में एग्जामिन होगी? एकदम नया सिनेरियो होगा। क्या होगा? तो आपने बेसिकली, पता है क्या है स्टूडेंट्स ना, मैं एक चीज अगर बताऊं तो आई एम नॉट इवन श्योर कि वो उस चीज को कोई कंसीडर करता है या नहीं। आप स्टूडेंट्स जो है ना, वो स्किल्स मॉड्यूल नहीं पढ़ रहे। मैं हमेशा पहली क्लास में बात करता हूँ, आप कौन सा मॉड्यूल पढ़ रहे हो, क्या लिखा हुआ है? अप्लाइड स्किल्स। का मतलब क्या है कि जो स्किल आप सीख रहे हो उसको आपने क्या करना है, अप्लाई करना है केस स्टडी के ऊपर। और हर एक पेपर का, हर एक पेपर का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। यार अगर मैं आपसे एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि आप स्टूडेंट्स जो है ना ये पेपर F7 पढ़ते हो, एक्सक्यूज मी, क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ते हैं? अब ये नहीं बोलना सर एसीजे का पेपर है, स्कोरिंग है, पहले नंबर में पास हो जाता है टर्म में, इसलिए नहीं। क्यों पढ़ते हैं F7 का पेपर? सर F7 का पेपर पढ़ते वक्त एक बात जहन में रखना, चलो अगर अब तक नहीं था तो आज से ऑनवर्ड इसको जहन में रखिएगा। हर एसीसी के पेपर में आपको पता होना चाहिए कि एक कंपनी में आपका रोल क्या होगा। ठीक है ना? आप यार एक इंस्टीट्यूट की एग्जांपल ले लो, आई एम ट्यूटर, वो आईटी वाले, सरसान मैनेजमेंट वाले, वहां पे पीएन्स है, गार्ड्स है, हर किसी की अपनी अलग ड्यूटीज है। तो आप F7 का पेपर पढ़ के कौन सा किरदार निभा रहे हो? आप निभा रहे हो एक फाइनेंस मैनेजर का, एक अकाउंट्स का, एक अकाउंटेंट का। और आप जो फाइनेंशियल, देखो जब आप बच्चे F7 का पेपर पढ़ते हो ना, तो आपके जहन में एक ही ग्रुप ऑफ पीपल है, और वो कौन है? क्या मुझे शेयर बनानी है, उनके लिए क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, कैश फ्लो बनाना है। तो आपका जो ऑडियंस है वो ऑडियंस कौन की चीज है कि यार मैं एक खबर तैयार करूं, उस खबर का नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और कहां तक पहुंचाना है। इसी तरीके से आप F6 का पेपर देख लो यार, व्हेन यू पीपल आर स्टडिंग पेपर F6 टैक्सेशन का, तो मुझे एक बात ये बताओ, आप ये पेपर क्यों पढ़ते हो? इस पेपर को पढ़ते वक्त आपका रोल क्या है? सिंपल है सर, आप कितना कमा रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सर गवर्नमेंट को तो नहीं पता ना, आप कितना कमा रहे हो, कहाँ कहाँ किस सोर्स से पैसा आपकी जेब में आ रहा है, गवर्नमेंट को नहीं पता। तो गवर्नमेंट को आपको बताना पड़ता है, यस और नो? उसके टैक्स लगेगा, इस इनकम पे टैक्स। अब फॉर एग्जांपल एक शख्स महीने के लाख रुपए कमा रहा है, वो अलग अलग सोर्स, जब किसी ने पेपर पीएम पढ़ा है, नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, F2 पढ़ा है, ठीक है, F2 का एडवांस ये क्या चीज, पीएम, ठीक है, तुम F2 से हवाले से ले लो, अगर पढ़ा है तो वेल एंड गुड। मुझे एक बात बताइएगा, पेपर पीएम क्या चीज है, नाम क्या है इसका? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, के हम परफॉर्मेंस कैसे मैनेज कर रहे हैं। इस वक्त ऑडियंस पता है कौन है? हम खुद। कौन है? हम खुद। जैसे मैनेजमेंट ना, जैसे अगर मैं कहूं मेरा टाइम मैनेजमेंट, मुझे यार 2:30 बजे F5 की क्लास लेनी है, 12 बजे आपकी क्लास है, फिर मेरे पास सब सामान चाहिए, मेरा ये काम है, तो ये मेरा टाइम मैनेजमेंट है। इस वक्त ऑडियंस कौन है? मैं खुद, यस और नो? केस 2।
सर इस पेपर में आपका काम क्या होता है? देखो आप इस पेपर में किसका रोल निभा रहे हो जरा देखिएगा। मैनेजर, 1 मिनट रुक जाओ, अटेंडेंस बाद में लगा देना, 2 मिनट रुक जाओ, इसमें किसका रोल निभा रहे हो? और एक मैनेजर रिपोर्ट करता है ऊपर, इसको, ये कौन है? सीईओ। तो इस वक्त तुम्हारी ऑडियंस कौन है? एक्सटर्नल पार्टीज है या इंटरनल पार्टीज है? इंटरनल पार्टीज है। अब इंटरनल पार्टीज में यार ये सीईओ है, ये सीओओ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वो फाइनेंस डायरेक्टर है, मैं मैनेजर हूं। मुझे पता है यार इसका मिजाज कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिपोर्टिंग करके देनी है, हाँ या ना? मैं तो जूनियर हूं, मैनेजर। मैंने जब अपनी रिपोर्टिंग तैयार करके इसको देनी है सीईओ को, तो सीईओ करेगा प्लानिंग, कंट्रोलिंग और क्या? डिसीजन मेकिंग। यही काम होता है F2 वालों का। तो सर मेरे लिए इस वक्त ऑडियंस कौन है? हम खुद हैं। सिमिलरली आप जब F9 पढ़ते हो, अच्छा F9 का पेपर क्या नाम है F9 का? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अलग है, मैनेजमेंट अलग है। मिसाल, मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हुए, फॉर एग्जाम्पल, क्या करूंगा? सर इन्वेस्ट करूंगा, पता नहीं। सर मैं बिजनेस में लगाऊंगा, पता नहीं। मैंने उस पैसे को मैनेज कैसे करना है, ऑडियंस कौन होगी इसमें? हम खुद। हम खुद फाइनेंस मैनेज करना है। क्या करना है? फाइनेंस मैनेज करना है। ऑडियंस, प्राइमरी ऑडियंस कौन होगी? हम खुद। फिर जैसे ही हमारा फाइनेंस मैनेज हो जाएगा ना, फिर उसकी हम तैयार करेंगे रिपोर्ट। क्या तैयार करेंगे? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर मेरी सेकेंडरी ऑडियंस, फिर मैं कहां चले जाऊंगा? पेपर F7 पे। आई बात समझ में? तो यार आप ना जो भी पेपर पढ़ो ना, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू शुड नो कि तेरा उस कंपनी में क्या किरदार है भाई, तेरी ऑडियंस कौन है, उस कंपनी में तुम्हारा काम क्या है, इस पेपर को पढ़ के आपने क्या कंट्रीब्यूट करना है। पेपर ऑब्जेक्टिव इज वेरी मच नेसेसरी बिफोर यू स्टार्ट एनी पेपर। सही है? अच्छा ये तो भाई वो पेपर जो हमने पढ़ने ही नहीं है। हमने क्या पढ़ना है अभी इस वक्त? ऑडिट। अब आप स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, F8AA इसका मतलब क्या होता है? मुझे ये बताओ क्या ये? अरे वो तो सही है, ऑडिट नेशन में क्या ये? किस 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 चेक कर रहे हो? चेक किसको कर रहे हो? किसके लिए? तो इस पेपर के लिए हमारी ऑडियंस कौन है? शेयर होल्डर। इसका मतलब पेपर F7, सुनो, मैं हारिस हनीफ पेपर F7 वाला हूं क्योंकि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है। आप स्टूडेंट्स कौन है? F8 वाले, क्योंकि आपने ऑडिट करना है। ओ भाई मैं हारिस, मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार की है, किसके लिए? मेरे दिमाग में भी कौन है? शेयर होल्डर्स। यार IS1 IS2 16 36 32 38 के जरिए से मुझे FS बनानी है और इन शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना है, खबर तैयार करनी है, हाँ या ना? 5 हिस्सों में खबर तैयार होगी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। लेकिन इनके दिमाग में ना एक डाउट आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या डाउट आ रहा है? कि भाई नहीं नहीं, ट्रू एंड फेयर वो गाढ़े अल्फाज बाद में, सीधी सीधी सीधे अल्फाज। शेयर होल्डर के दिमाग में क्या डाउट आ रहा है, जरा ये बताइएगा कि क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हारिस हनीफ कंपनी ने प्रिपेयर की है उसमें डंडी भी मारी जा सकती है, मतलब मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है, हाँ या ना? सच को झूठ, झूठ को सच, क्योंकि खबर मैंने तैयार करनी है। ठीक है? तो हो सकता है सर हारिस आपकी जो खबर है वो झूठी हो, शेयर होल्डर को बस ये चीज अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तो ये इनफॉर्मल प्रैक्टिस से एक लीगल रिक्वायरमेंट बन गई है आज के दौर में। सवाल, अब आप लोग को बुलाया गया, आप लोग क्या इस कंपनी में जॉब करते हो? जल्दी बोलो, हाँ या ना? नहीं। मैं हारिस फाइनेंस मैनेजर हूं, ठीक है? क्या मेरे रिश्तेदार हो? नहीं। क्या मेरे दोस्त हो, दुश्मन हो? नहीं। आप एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी हो। कौन हो? थर्ड न्यूट्रल पार्टी। बचपन में स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री में लैब में जब असाइनमेंट होते थे तो इन्विजिलेटर कहां से आते थे? बाहर से आते। कहां से आते थे? अब आपने किसी ने OA लेवल्स, इंटर, बीकॉम कुछ भी किया है, आपको पढ़ाने वाले ट्यूटर कोई और होते थे और इन्विजिलेट करने वाले कहीं बाहर से आते। तो ये इन्विजिलेटर्स हैं, ये आके चेक करेंगे। अच्छा इन्विजिलेटर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? भाई आप मेरे रिश्तेदार नहीं हो, दोस्त यार दुश्मन कुछ भी नहीं हो, उस कंपनी से भी आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपके दिमाग में भी, आई डू रिपीट अगेन, तुम्हारे दिमाग में भी कौन घूम रहा है? मेरे दिमाग में शेयर होल्डर, नियत, मेरी नियत शेयर होल्डर के दिमाग में घूमने की क्या है? कि मैंने उनको रिपोर्ट तैयार करके देनी है, हाँ या ना? बन गई, पढ़ी है रिपोर्ट। आप भी आके इस रिपोर्ट को चेक करो, आपके जहन में नियत क्या है? कि भाई हारिस तूने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है ना, सच्ची है या झूठी है? शेयर होल्डर को इसके लिए खबर पहुंचाना, यस और नो? सो दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। सो व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग एनी पेपर यू शुड नो द ऑब्जेक्टिव इन एडवांस। जब आपका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा कि तू है कौन, क्या करने बैठा है, तो ही जाके पता चलेगा ना। तो अब सबसे पहला पॉइंट बेटा, यहां पर ये क्या लिखा है? ऑडिटर कहां से आ रहे हैं ये बताइएगा।
एक्सटर्नल टू द कंपनी, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्म, एक्सटर्नल फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स। तो अब फर्म वगैरह के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी इस वक्त कोई पहला दूसरा चैप्टर नहीं है। जो आपसे कह रहा हूं 1-2 दिन आपने वही करना है, खुद ही आपका ऑडिट ना अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम बात ही ऐसे करेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, ऑडिट किस चीज का नाम है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, किस चीज का नाम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने का नाम है। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 1 साल की। कॉन्सेप्ट क्या है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाई है, शेयर होल्डर ने बनाई है। तो कौन है ये, बुलाओ, खजूर मंगाते अभी से भाई, कौन है, किसने बनाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर्स ने। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हो सकता है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेटा क्या हो सकता है बताइएगा, आपके पास मिस स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। और वो मिस स्टेटमेंट जो है बेटा आपके पास, लेट से वो मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकती है, तो ऑडिटर आके ये देखो, एक्सटर्नल ऑडिट इज फॉर द व्हाट, सेटिस्फेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स। सर सवाल ये बना कि आपके पास जो ऑडिट है, ऑडिट किसकी तसल्ली के लिए बन रहा है, शेयर होल्डर्स की तसल्ली के लिए। और वो ऑडिटर कहां से आ रहे हैं जरा ये बताइएगा, एक्सटर्नल। और एक काम करो, एक्सटर्नल को अंडरलाइन करो, और मैं एक अल्फाज लिख रहा हूं। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि वो होना चाहिए, शुड बी इंडिपेंडेंट। क्या बोला बेटा मैंने, इंडिपेंडेंट, यानी कि एक न्यूट्रल पर्सनालिटी होनी चाहिए, जो कि इंडिपेंडेंट नजर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखे, ठीक है। अच्छा अब जरा पॉइंट दोबारा, सर आप कौन, हु आर यू, ऑडिटर, मैं मैनेजमेंट, क्लाइंट कंपनी। मैंने क्या किया, एफएस बना के रख दिए। तुम कौन हो, क्या करोगे, किसको चेक करोगे, क्यों, दिमाग में तुम्हारे एक बात है, सर हारिस आपने जो एफएस बनाई है ना, उसमें क्या हो सकती है, मिस स्टेटमेंट, क्या हो सकती है। अब सवाल, मिस स्टेटमेंट क्या है, देयर में बी मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी। वो तो सही है, मिस रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है बेटा। व्हाट इज मिस स्टेटमेंट एक्चुअली, फ्रॉड नहीं, फ्रॉड अभी फ्रॉड को बीच में नहीं लाना, मैं खुद लेकर आऊंगा थोड़ी देर के बाद। मिस रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा समझाओगे, ये तो अल्फाज हो गया ना, सिनोनिम बोल दिया था। ये हुई ना एक्सप्लेनेशन सही। देखो इधर सुनिएगा, अभी लिखे नहीं, जब मैं लिखाऊंगा तब लिखना। मिस स्टेटमेंट का मतलब पता है क्या, सुने, 86 मिलियन का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है, मैं हारिस मैनेजमेंट हूं, मेरे कई इंटरेस्ट है कंपनी में। पहला इंटरेस्ट सैलरी, डायरेक्टर हूं ना मैं। दूसरा इंटरेस्ट बोनस, और बोनस किस पर बेस करता है, प्रॉफिट पे नॉर्मली, हाँ या ना। मेरी दी हुई खबर पे, मेरी खबर है प्रॉफिट, मेरी खबर है एसेट्स लाइबिलिटीज, मेरी दी हुई खबर से, F7 पढ़ा आप लोगों ने, यस और नो, एम राइट। मेरी दी हुई खबर से, मेरी खबर का नाम क्या है जल्दी बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेरी दी हुई खबर से रेशियोज निकलता है, क्या निकलते हैं, उसमें एक रेशो आता है पी रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। उसकी बेस पे मार्केट शेयर प्राइस अप एंड डाउन होती है। मेरी दी हुई खबर से प्रॉफिट रिपोर्ट होगा, मेरी दी हुई खबर से एसेट लाइबिलिटी प्रॉफिट सारे रेशोज आएंगे, हाँ या ना। मैंने 2 लोगों को खुश करना है, एक शेयर होल्डर्स, दूसरा खुद को। अब सवाल, क्या मैं बेईमानी कर सकता हूँ, मैंने बोला यार 86 का प्रॉफिट है, कैलकुलेटर लगाया, अपना बोनस कम है, पता नहीं जुगाड़ मारा मैंने, और उसको 90 मिलियन का प्रॉफिट दिखा दिया। प्रॉफिट एक्चुअली में था कितने का, मैंने क्या खबर दिखाई, 90। कितने की डंडी मारी मैंने, ये 4 को मिस स्टेटमेंट बोलेंगे, 4 को क्या बोलेंगे, मिस स्टेटमेंट। एंड दिस इज ओवर स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट, अंडर स्टेटमेंट भी हुई है, क्योंकि मैंने 4 मिलियन के एक्सपेंसेस कम कर दिए थे ना, तो एक्सपेंसेस को मैंने क्या किया, अंडर स्टेट, तो उससे प्रॉफिट क्या हो गया, ओवर स्टेट हो गया। सर मिस स्टेटमेंट पता है क्या, मिस स्टेटमेंट अगर मैं आपको और इजी लैंग्वेज में बताऊं, मिस स्टेटमेंट आपके पास एक्चुअल डेफिनेशन के हवाले से बताऊं, तो ये डिफरेंस क्या है, डिफरेंस, आईएएस क्या कहता है और मैंने क्या किया है, आई रिपीट, कौन, आईएएस क्या कह रहा है और मैंने क्या किया है, वो क्या है,
मिस स्टेटमेंट मतलब मैं कोई लंबी चौड़ी एग्जांपल नहीं दूंगा, बच्चों वाली एग्जांपल, वैसे ही पहली क्लास है, आपको उसमें भी लगेगा बहुत ज्यादा पढ़ लिया। भाई IS2 है, क्या है ये, बोलता है भाई आप जो है ना अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पर वैल्यू करो। मैं ठीक है, मैं हारिस मैनेजमेंट, मैंने IS2 खोला, IS2 कह रहा है किस पर वैल्यू करो, तो मैंने 8 रुपए पे वैल्यू कर दिया। IS क्या कह रहा है, 10 या 8, बोलो 8, मैंने 8 पर वैल्यू किया, कोई गलती की है, नो मिस स्टेटमेंट। IS क्या बोलता है, जल्दी बोलो, इसमें IS कितनी फिगर बोल रहा है, नहीं नहीं इसमें फिगर बताओ कितनी फिगर है, 8, मैंने हारिस ने 10 रुपए पर वैल्यू की है, तो सर हारिस IS बोल रहा है 8 रुपए पे करो, तुमने 10 पे की है, कितना फर्क है, इट्स अ मिस स्टेटमेंट। सो मिस स्टेटमेंट सिंपल इज दैट, सही क्या है और गलत जो है उसका जो डिफरेंस आ रहा होता है वो क्या होता है आपके पास, वो मिस स्टेटमेंट है। तो मिस यहां पर मैंने इन्वेंट्री को ओवर स्टेट किया, अंडर स्टेट, ओवर स्टेट किया, क्या किया। और एक चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब F3 के बचपन से, जब भी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और बहुत सारे इंपैक्ट्स आएंगे, करंट रेशो बढ़ जाएगा, प्रॉफिट के ROC बढ़ जाएगा, जो वेरी वेरी मच इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर मिस स्टेटमेंट क्या डिफरेंस है बिटवीन व्हाट, जी बिटवीन व्हाट, डिफरेंट बिटवीन व्हाट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग adopted by the company, साथ साथ लिखिएगा प्लीज, एंड अकाउंटिंग adopted by the company, difference between accounting standards and accounting adopted by the company। और ये मिस स्टेटमेंट बेटा आपके पास ये भी हो सकती है ओवर स्टेटमेंट, और क्या हो सकती है बेटा, अंडर स्टेटमेंट, पता नहीं कुछ भी हो सकती है। आपने एक लफ्ज बोला था फ्रॉड का, मैंने आपको चुप कराया, मैं बाद में फ्रॉड को बीच में लेकर आऊंगा, सही, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। और एक चीज, एक्सक्यूज मी, आपको पहली दूसरी क्लास में आइडिया हो जाएगा, आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए पढ़ने पढ़ाने के लिहाज से। मैं बार बार रिपीट करूंगा, हर टॉपिक के बीच में रोक के पुराना रिवाइज करूंगा, जैसे अभी दोबारा आपने मुझे याद कराना है, ऑडिट किस चीज का नाम है, बोलो किस चीज का नाम है, कोई डेफिनेशन अंग्रेजी गाढ़े अल्फाज नहीं चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में बताओ, ऑडिट क्या चीज है, FS को चेक करना, किसको चेक करना, किसकी तसल्ली के लिए, शेयर होल्डर की, शेयर होल्डर के दिमाग में क्या है कि भाई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो FS बनाई है ना उसमें गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़ बोले तो मिस स्टेटमेंट, मैनिपुलेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, गलती करना, मिस स्टेटमेंट हो सकती है, हाँ या ना। तो आप लोग कौन हो, एक्सटर्नल ऑडिटर, आप क्या चीज चेक करने आए हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किसकी तसल्ली के लिए, दैट्स फाइन, इस चीज का नाम क्या है, ऑडिट है, आगे बढ़ो। अच्छा ये सारी चीजें हो गई है, सुनो, आप बच्चों ने F4 पढ़ा है, पेपर दिया है, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने नहीं दिया, मुझे पता है, जल्दी जल्दी, और F4 को सौतेला पेपर क्यों अज्यूम किया हुआ है आप लोगों ने, दो भाई, डेढ़ लो, खत्म करो, पढ़ लिया ना, पेपर नहीं देते, पता नहीं यार ये अजीब साइकोलॉजी, चलो खैर एनीवेज, अब पढ़ा भी नहीं है, बेहतरीन, F1 पढ़ा है, बेहतरीन, बस F1 चाहिए। इधर आ जाओ, एक महफिल लगती है, उस महफिल का नाम है AGM। व्हाट इज AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। अब सवाल ये उठता है खवातीनो हजरात, ये AGM किसके दरमियान होती है, शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आया ना। साल बाद एक महफिल लगी AGM, उस AGM में इलेक्शन की तरह, जिस तरह कंट्री में गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं, एक इलेक्शन वाले माहौल की तरह ऑडिटर अपॉइंट होता है बाय, कहाँ पे, AGM। तो ऑडिटर को सेलेक्ट कौन, अपॉइंट कौन कर रहा है, शेयर होल्डर्स, जाहिर सी बात है यार, तसल्ली किसको चाहिए, तो मैं क्यों अपॉइंट करूंगा, हाँ या ना। आप खुद सोचे, मैं हारिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर रखी है, ऑडिटर भी अपनी मर्जी का लेकर आऊंगा, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने वाला होगा मेरी मर्जी का होगा, यस और नो है,
तो वो तो मेरा दोस्त यार होगा, हम तो आके वो बैठेंगे, वो स्कूल की याद ताजा करेंगे, बोलेंगे भाई चल साइन कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड कर, ये ले अफ्तारी का, खत्म। तो अब ऑडिटर को अपॉइंट कौन कर रहा है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कहाँ पे? एजीएम। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सक्यूज मी, ये क्या लिखा है? ऑडिटर चेक करता है क्या? एंड देन देयर आफ्टर एक्सप्रेस व्हाट? ये एक मिनट, ओपिनियन। आगे क्या लिखा है? बस वेट, इधर इधर ध्यान दो, छोड़ दो सारी चीजें। ओपिनियन क्या लिखा हुआ है? नो गारंटी। व्हाट इज ओपिनियन, व्हाट इज गारंटी? ओपिनियन क्या है और गारंटी क्या है? ये ना एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ इंसाफ से, मुझे समझ नहीं आ रही यार ये सही है खराब है। इससे पूछा, इसने मुझे बोला सर हारिस खरीद लो, मेरी गारंटी है। मैंने कहा ठीक है तेरे चेहरे पे खरीद लेता हूँ। मैंने खरीदा, पैसे दिए, ये तो चला गया। 2 दिन बाद ये प्रोडक्ट खराब हो गया। मैं किसको ढूंढूंगा? जिसने गारंटी ली है। उन्होंने कहा तेरी जिम्मेदारी थी। गारंटी का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। क्या लेना? जैसे मैं आपको बहुत ज्यादा रियल लाइफ की एग्जांपल्स दूंगा आहिस्ता आहिस्ता। बैंक की मिसाल ले लो। मैं हारिस, मुझे बैंक से लोन लेना है, ये बैंक है, मैंने इनसे लोन लिया। क्या ऐसे लोन दे देगा मुझे? क्या बोलेगा? गारंटी। वो इसने गारंटी रखा दी, मैंने लोन लिया, मैं भाई अब बैंक किसको ढूंढेगा? उसने कह भाई तूने जिम्मेदारी ली थी। गारंटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी लेना। सर ऑडिटर जिम्मेदारी नहीं लेता कि ये चीज सही है या गलत है। ऑडिटर क्या चीज एक्सप्रेस करते हैं? ओपिनियन। बेटा व्हाट इज ओपिनियन एंड व्हाट इज गारंटी? ओपिनियन क्या चीज है? व्हाट इज ओपिनियन? सोच नहीं राय। देखो एक सेकंड, अगर मैं आपसे कहूं मेरी गारंटी है, इट्स माय गारंटी परचेज दिस प्रोडक्ट, इट्स माय गारंटी, ये क्या है? मैं लाइबल हो गया चीज, है ना? अच्छा ये इंटरनेट डिवाइस है, और भी कंपनीज की आती हैं। आपने मेरे सामने 3 कंपनीज की डिवाइस रखी, आपने मुझसे पूछा सर हारिस कंपनी ए बी या सी। मैंने कहा यार मेरी राय है कंपनी ए सेलेक्ट कर लो। क्या सेलेक्ट कर लो? मेरी राय है, आगे तेरी मर्जी है। आगे सिंपल। देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अभी आपके पेपर्स के बाद कितने बच्चे व्हाट्सएप पे आके पूछ रहे हैं, अभी आखिर मैं तो आया आज हूँ इतने टाइम के बाद, बच्चे व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं ये वो तमाम चीजें। पता है क्या सर, ये वाला पेपर ऑप्ट कर लें सर, एफडी के बाद ये वाला पेपर ले लें सर, 6 के साथ 7 का कॉम्बिनेशन ले लें। तो मैं क्या उसको गारंटी दे रहा हूँ? मैं क्या दे रहा हूँ? ओपिनियन। मैं कह रहा हूँ इट्स माय ओपिनियन कि आप एफडी करके आए हो, पहला पेपर F7 पढ़ लो। इट्स माय ओपिनियन कि आपने F7 F6 पढ़ लिया ना, यू कैन स्टडी F8। इट्स माय ओपिनियन। नहीं पढ़ भाई, मर्जी तेरी। तो ओपिनियन देने का मतलब गारंटी देना नहीं होता। ओपिनियन पता है क्या चीज है? ओपिनियन आसान लैंग्वेज में, अभी हम गाड़ी अंग्रेजी इस्तेमाल करेंगे थोड़े टाइम के बाद। ओपिनियन का मतलब ये होता है जब एक पार्टी, एक शख्स, एक ग्रुप ऑफ पीपल कंफ्यूज्ड है, क्या है, किसी डिसीजन मेकिंग में, अपनी राय देके उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करना। यार आपने बैंक अकाउंट खुलाना है, आपने बोला सर बैंक ए बी या सी। मैंने बोला यार वो मिजान बैंक में अकाउंट खुला लो, मुझे उसकी एप्लीकेशन और तमाम चीजें सही लगती हैं। क्या मैंने मिजान बैंक की गारंटी ले ली? नहीं। मैंने अपने क्या एक्सप्रेस किया? आपकी मर्जी है, आप नहीं ओपन करो वहां पे। व्हाट इज दिस? दिस इज द ओपिनियन। अब सवाल, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के बाद गारंटी नहीं देता, क्या देता है? ओपिनियन। अब आपका सवाल ये कि सर ये ओपिनियन क्यों देता है, गारंटी क्यों नहीं देता? अब ये पॉइंट सुनिएगा, और इसको लिखना नहीं, आइंदा आने वाली क्लासेस में आप चाहे तो चलो यहाँ पे आप लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, यहां पर डब्बा बना के आप लिख लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं, क्या होती है बेटा? प्रिपेयर्ड होती हैं। किस जरिए से प्रिपेयर्ड होती है बेटा? वो होती है आईएएस के जरिए से। किसके जरिए से? एक्सप्लेन व्हाट इज आईएएस? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। व्हाट इज आईएफआरएस? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। है? हाँ या ना? ये कौन अप्लाई करेगा, ऑडिटर या कंपनी? मैं हारिस कंपनी। सही है। आप कौन है? ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर। आपको पता है जो ऑडिट होता है ना,
ऑडिट भी कंडक्ट होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से। किससे कंडक्ट होता है? उसको बोलेंगे आइजा, ISA, आइजा। आइजा स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये आपके पास है बेटा आइजाज। अब सवाल, जिस इसका मतलब पता है क्या? सुनो, इसका मतलब ये है कि गौर से सुनना, S7 रूल बेस्ड है, ऑडिट भी रूल बेस्ड है। ऑडिट भी क्या है? आपको जगह जगह क्या फॉलो करना है। लेकिन मसला पता है क्या है सर? रूल बेस्ड तो है, जिस तरह IS1, IS2, IS7, 16, 36, 37 ISS है ना आपके पास, हाँ या ना? इसी तरह के आइजाज के नंबर्स हैं, आइजा 200, 300, 310, 315, बहुत सारे हैं। सुनो इधर, तो सर फिर ये रूल बेस्ड पेपर क्यों नहीं है? गौर से सुनिएगा सर, रूल बेस्ड तो है, लेकिन इस रूल्स में अलग अलग सिनेरियोस के लिहाज से अलग अलग चीजें चेंज होती रहेंगी, ठीक है? एनीवेज, तो ऑडिट किस से चलता है बताइएगा? आइजा। आइजा मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन। अब सवाल इधर ऊपर वाली स्टेटमेंट पे आ जाओ बच्चों, इधर इधर ऑडिटर क्या चेक करे, जल्दी बोलो। आइजा 200 में लिखा है। अभी आप आइजा के कोई नंबर नहीं लिखना भाई, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ ऑडिट क्या है उसके बारे में सवाल। इधर सुनिएगा, एक्सक्यूज मी बच्चों, इधर 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 इधर, क्या चेक करे जल्दी बोलो? ये आइजा 200 कहता है, क्या कहता है? आइजा 200 पे चेक करो। आगे क्या लिखा है? ओपिनियन गारंटी। किसने मना किया हुआ है? आइजाज ने मना किया हुआ है, ठीक है? आइजा 700 है ऑडिट रिपोर्ट का, ऑडिट ओपिनियन। खैर मैं नंबर्स नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आइजाज की बात कर रहा हूं। सर ऑडिटर जो भी कर रहा है, यानी कि जो भी आप लोग अभी पढ़ोगे, वो सब चीजें कहां लिखी हैं? आइजाज में लिखी है। कहां लिखी है? आइजाज में। इस हैंडआउट में ये जितने तुमको बुलेट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना, छोटे छोटे 5-5 मिनट में मैं समझा रहा हूं, ये आगे चल के अलग अलग आइजाज के टॉपिक्स हैं। जैसे एग्जांपल, ये क्या लिखा हुआ है? ओपिनियन। इतनी सी बात बोली, ओपिनियन, ऑडिट रिपोर्ट्स, आया ना? तकरीबन 1.5 से 2 क्लास का काम है, बल्कि 2 से 2.5 क्लास का काम है, ठीक है? इतना बड़ा आइजाज इसमें बन जाएंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंने इस हैंडआउट में हर आइजा के पॉइंट्स आपको सिर्फ समझाने के लिए यहां पर रखे हुए हैं। तो ऑडिटर गारंटी देता है, ओपिनियन बोलो क्यों? किसने मना किया है? आइजा ने क्या मना किया है? गारंटी नहीं देना भाई। क्या देना भाई? ओपिनियन देना। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये 2 पॉइंट्स, इन दोनों को मैं कनेक्टेड रख रहा हूं, और सैंपल को कनेक्ट करके मटेरियल के ऊपर मैं टच कर रहा हूं यहाँ पे सैंपल। अब जरा वेट कीजिएगा, पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ लेना। क्या लिखा है? सैंपल और बस बस। अब इधर देखें, इधर हैंड आउट नहीं छोड़ो, इधर पढ़ते पढ़ते नहीं, इधर से सुनता है, बाद में बात। ऑडिट टेस्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस बेस पे बताइएगा? सैंपल बेस पे। अब इसको जरा समझिएगा, सैंपल क्या है देखो, और मुझे आंसर चाहिए, ये नहीं कि मैं ही बोलता रहूं भाई। इधर FS कितने महीने की है? 1 साल की, 12 महीने की। प्रैक्टिकली आपके पास ऑडिट करने के लिए, 3 से 4 महीने होते हैं, 2-3 महीने, 3 से 4 महीने। यार एक काम करते हैं, हम एवरेज ले लेते 3 महीने। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने साल की है? 1 साल, मतलब 4 क्वार्टर्स ऑडिट करने के लिए, 1 क्वार्टर। सही है, पूरा साल ऑडिट करने का टाइम भी नहीं मिलता है हमें। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करो। किसी को ब्लड टेस्ट कराना है तो क्या जिस्म से पूरा खून निकालेंगे? खून पूरा तो नहीं निचोड़ते, क्या करते हैं? वो इधर भाई वो लगाते हैं और वो सैंपल ले लेते हैं। यस और नो? इट्स अ सैंपल। उसको लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करते हैं, और शाम को अगले दिन आपकी एक रिपोर्ट आ जाती है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट। यस और नो? इट्स इट। इसी तरीके से ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक एक ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर सकता, टाइम ही नहीं है। 3 महीने किए हुए आइजाज ने। अच्छा भाई, तो फिर क्या करेंगे सर? फिर हम ये करेंगे, हर एक एक से सैंपल लेते हैं। मिसाल, सैंपल का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने एक ट्रांजैक्शन में डंडी मार दी है। नो, नेवर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक्सक्यूज मी। ये हम जो है ना बैलेंस शीट बना लेते हैं ऐसे ही। जैसे बेटा मुझे एक बात बताओ, आपके पास बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आ जाता है? एसेट्स, नॉन करंट एसेट। इसमें क्या आ गया भाई? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें क्या आ गया? गुडविल आ गई। इसमें आपके पास अदर इंटेंजिबल्स आ गए, करंट एसेट आ गए, इन्वेंट्री, कैश, रिसीवेबल, कैश के साथ बैंक आ गया, प्री पेमेंट्स, हाँ या ना?
वही चीजें आ गई। एक्सक्यूज मी बेटा, इधर गौर से सुनना। सैंपल का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने इन दोनों को चेक कर लिया और इन सबको इग्नोर कर दिया। नो सर, सैंपल का मतलब ये होता है सबसे थोड़ा थोड़ा लेना। एग्जाम्पल, रिसीवेबल की मेरे पास 50,000 एंट्रीज हैं। कितनी एंट्रीज है? जो पूछूं आंसर देना, कुछ भी बोल दो, बिलीव मी कुछ भी बोल दो। कितनी एंट्रीज है बोलो? कितना टेस्ट कर लोगे आप होते तो? कुछ भी बोलो। 100 नहीं, थोड़ा तो बढ़ा दो यार। चलो 10,000 ले लिया, इसने बोला 10,000। आप होती है कितना सेलेक्ट कर लेते? कुछ भी बोल दो। 20,000। आप होते कितना सेलेक्ट कर लेते? 15,000। मर्जी ऑडिटर की, किसकी मर्जी? मैं होता मैं 16,000 ले लेता, मेरी मर्जी। तुमने 10,000 ले ले, तुम्हारी मर्जी। 15,000 ले, आपकी मर्जी। 20 आपकी मर्जी। आपने 16, आपकी मर्जी। मैंने 18, मेरी मर्जी भाई। ये मर्जी किसकी है जरा बताइएगा? चेक करने वाले की मर्जी है। आप स्टूडेंट्स जो भी पेपर पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्स, कुछ भी, आपके पास किताब में 20 चैप्टर है, क्या 20 के 20 से पेपर आता है? पेपर बनाने वाले की मर्जी। यस और नो? दैट्स अ पॉइंट। आगे बढ़ो। अज्यूम करो इन्वेंट्री के हमारे पास है ना कोई 20,000 यूनिट्स है। कितने यूनिट्स है? 20,000 एंट्रियां पूरे साल में। कितनी चेक करोगे? सर इसी तरह सेल पे आ जाओ, सीओजीएस में आ जाओ, एक्सपेंसेस में आ जाओ। सैंपल का मतलब ये नहीं कि कोई लाइन आइटम आपने छोड़ दिए चेक करना। सैंपल का मतलब क्या है? हर आइटम सेलेक्ट करनी है और उसके अंदर से सैंपल लेना है। मैं आपको एक मिसाल दूं, सोचना जरा। तारिक रोड पे जाओ, मिजान बैंक में आज अभी क्या एक दिन में एक ट्रांजैक्शन हुई उसकी? तो बहुत सारी, हजारों। पूरे पाकिस्तान में हजारों सैकड़ों ब्रांचेस हैं। तो एक साल में मिजान बैंक की कितनी ट्रांजैक्शन बन जाएंगी? करोड़ों ट्रांजैक्शन बन जाएगी। तो ऑडिटर एक एक ट्रांजैक्शन को थोड़ी चेक करेगा, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो सवाल क्या है सर? हर एक एक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के हम आइटम ले लेंगे और हर एक से क्या उठा लेंगे? सैंपल। कितना परसेंट सैंपल लोगे? 20%, 30%, 40%, 50%, 80%? ऑडिटर की मर्जी। और ऑडिटर की मर्जी को हम लोग बोलेंगे ऑडिटर जजमेंट। क्या बोलेंगे? अब इधर सुनो, वो मैं लिख दूंगा ना लिखो कुछ भी। इधर सुनो, इधर मैं आपके लिए ना एक इजी कर रहा हूं चीज। इधर सुनो बेटा, 1 2 3 4 5, बस 5 ट्रांजैक्शन है सेल्स की। कितनी है? पहली ट्रांजैक्शन 10,000 रुपए की है, दूसरी 10,000 रुपए की है, तीसरी 30,000 रुपए की है, चौथी 5 लाख रुपए की है, और ये 1 लाख रुपए की है। एक सेकेंड, पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन मतलब 100% आइटम्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? एक बात सुनो, आप बच्चों ने F2 पढ़ा है, हाँ या ना? F2 में एक चैप्टर 2 था, सोर्सेज ऑफ डाटा। उसके अंदर सैंपल का टॉपिक था। सर वो कौन पढ़ता है, चॉइस में छोड़ दिया था हमने, हाँ या ना? हाँ, मोस्टली बच्चे उसको पढ़ते ही नहीं है। अबे भाई, उसका ये टॉपिक है। सुनो, आपके पास कुल मिला के सेल्स की कितनी एंट्रीज है? जल्दी बोलिएगा। 5। मैंने 5 की 5 टेस्ट नहीं करनी है। क्या लेना है? सैंपल लेना है। 2 का सैंपल लेना है। कौन सा लूं? देखो, एक छोटी सी बात, आप ऑडिटर हैं। इस 3 का टोटल कितना बन रहा है? 50,000। इसका टोटल कितना बन रहा है? 6 लाख। यार तुझे सैंपल चेक करना है, तो एक बात यार जहन में रखिएगा, ऑडिटर सैंपल लेगा। क्या लेगा? और सैंपल बेस पे मटेरियल ट्रांजैक्शन चेक करेगा। ये रॉ मटेरियल नहीं है। मटेरियल का मतलब क्या होता है? जिसकी पैसों की सिग्निफिकेंस ज्यादा है। सरारिस ऑडिटर सैंपल बेस पे मटेरियल आइटम्स को चेक करता है। किस पे? मटेरियल आइटम्स को। ये सोचने की बात है। आपको किस लिए बुलाया जरा ये बताओ? शेयर होल्डर की तसल्ली देने के लिए। तो क्या आप ये चुन्नी मुन्नी ट्रांजैक्शन चेक करके बोलोगे एफएस सही है? कोई बड़ी ट्रांजैक्शन तो चेक करो, हाँ या ना? दैट्स अ पॉइंट। तो अब सवाल क्या है? ऑडिटर भैया सैंपल बेस पे क्या चेक कर रहा है? मटेरियल ट्रांजैक्शन। फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे, सैंपल का अलहदा आइजा 530, मटीरियलिटी का अपना आइजा 320। ये हर एक थोड़ी देर में क्या बनना शुरू हो जाएंगे आइजा। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, पूरे के पूरे ऑडिट का टीजर है, एक क्लास का काम भी नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं दोबारा, इधर आ जाओ। इधर 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 छोड़ दें। क्या ऑडिटर एफएस की एक एक चीज को चेक करेगा? नहीं। क्या लेगा? सैंपल। और ये सारी चीजें किधर कवर्ड है? अलग अलग आइजाज में। ऑडिटर ने क्या लेना? जल्दी बोलिएगा। सैंपल। सैंपल बेस में मटीरियल ट्रांजेक्शन। अब सवाल, ऑडिटर टेस्ट किसको कर रहा है? सैंपल को। ओपिनियन किस पर दे रहा है? पूरी एफएस को। वो डॉक्टर ने थोड़ा सा खून निकाला था, टेस्ट क्या किया था? सैंपल। लेकिन जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई थी वो सैंपल की नहीं आई थी। क्या आई थी?
CBC कंप्लीट ब्लड काउंट आपके पास आ जाता है, यस और नो? तो भैया चेक क्या होता है जरा ये बताओ? सैंपल। लेकिन फैसला ओपिनियन वगैरह किस पर होता है? पूरी की पूरी चीजों पे, है ना? 500 किलो आटे की बोरी चाहिए, आई एम अ ट्रेडर, तो थोड़ा सा आटा चीनी दाल चावल खा के चेक किया, हाँ भाई सही है, पैक कर दो, यस और नो? तो टेस्टिंग क्या होती है? सैंपल की। फैसले किस पर होते हैं? पूरी पॉपुलेशन के ऊपर होते हैं। यहाँ तक बात सही है? बस दैट्स इट। अब इधर सुने, सब छोड़ दें प्लीज, अपने नोट्स पे मत देखिएगा, यहाँ देखें प्लीज, अपने नोट्स पे नहीं देखना, यहाँ देखिएगा। वही जो आपने थोड़ी देर पहले एक टर्म यूज की थी, बेटा एक्सक्यूज मी प्लीज डोंट रीड फ्रॉम द नोट्स, यहाँ देखिएगा। ये एक मैंने टर्म लिखी है, क्या लिखा है? फ्रॉड। आप लोग मुझे आंसर देंगे यस और नो में। सर क्या ऑडिटर का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना है? हाँ या ना का जवाब दे दें। नो, यस। जी बेटा, क्या ऑनलाइन बच्चे बताइएगा, क्या ऑडिटर का काम फ्रॉड को चेक करना है? बेटा हाँ या ना का जवाब देना चैट बॉक्स पे। जी आप लोग बताएं, जल्दी बोले। हाँ हाँ हाँ, नो नो। अच्छा कुछ बच्चे हाँ भी बोल रहे हैं, ना भी बोल रहे हैं, पता है नहीं किसी को भी, वैसे ही तुक्का, क्या है हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस। और कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं? चले आप हाँ कह रहे हैं, ओके, ये कह रहे हैं, कुछ बच्चे नो कह रहे हैं। पहली बात, फ्रॉड हो गया। फ्रॉड, आपको बुलाया, आपको मैंने क्या पता है क्या टास्क दिया है? ध्यान से सुनिएगा, जिसके मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। आप लोग आए, मैंने बोला देखो ओए मेरी कंपनी में फ्रॉड हुआ है। क्या हुआ है? ये पैसे लो, चोर और चोरी ढूंढ के मुझे दे दो। क्या ढूंढ के दे दो? कि फ्रॉड कैसे हुआ और किसने किया? फ्रॉड कैसे हुआ, किसने किया? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो बताने जा रहा हूँ। जिसके दिमाग में परसेप्शन बैठी हुई है ना कि ऑडिटर का फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, वो 2 मिनट में दूर हो जाएगी। सुनना, मैंने बोला ये पैसे लो, आपकी फीस कितनी है? आपने बोला 50,000। मैंने कहा 50,000 पकड़ो, चोर और चोरी का तरीका और चोर ढूंढ के मुझे दे दो। सही है? मेरी कंपनी में फ्रॉड हुआ है, आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, आई एम नॉट एबल टू डिटेक्ट, आई अपॉइंटेड यू। मैंने बोला पैसे पकड़, चोर और चोरी ढूंढ। आप आए, अपना तरीका इख्तियार किया, पुलिस CID की तरह आपने सोचा, काम वाम किया। इसको ऑडिट नहीं कहते, इसको प्यार से ये कहते हैं, क्या बोलते हैं? पढ़ो जरा, फोरेंसिक ऑडिट। और ये आपके F8 के कोर्स में दूर दूर तक है ही नहीं, क्योंकि ये ऑडिट है ही नहीं। सीधे बैठ, ऑडिटर का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं है। फ्रॉड को डिटेक्ट करना, अब आप ये बोलेंगे कि सर ये फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं है ऑडिटर का काम, तो वो करने क्या गया है? अब नहीं, अब ये सुने, एक्सक्यूज मी, दिस इज नॉट द टेक्निकल थिंग। फ्यूचर में जाएंगे तो ये सब आइजा 240 में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, सब छोड़ दें इसको। मैं अज्यूम कर रहा हूं रैंडम फिगर्स, ध्यान से सुनिएगा। खवातीनो हजरात, आप एक होती ना इंटेंशन ऑब्जेक्टिव, आप इस नियत से नहीं आ रहे कि हारिस हनीफ तुम्हारी कंपनी में फ्रॉड हुआ और हम उसको डिटेक्ट करने आ रहे हैं, इस नियत से नहीं आ रहे। आपकी नियत पता है क्या है? आपकी नियत ये है कि हारिस हनीफ आपने IAS फॉलो किए या नहीं? क्या फॉलो किए? IAS। जैसे मिसाल, IAS 2 क्या कह रहा है, जरा जल्दी बोलो, शॉर्टकट में जल्दी। लोअर ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, इसकी भी डिटेल है। चल, आपने ये चेक करना है कि भाई तूने IAS 2 में लोअर ऑफ कॉस्ट एनालिसिस पे रिकॉर्ड किया है। IFRS 15 बहुत बड़ा है, नॉर्मल बात कर रहा हूं। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? जब गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर हो जाएंगे, और वो मेरी परफॉर्मिंग ऑब्लिगेशन है जब मीट हो जाएंगी। तो तुमने सिर्फ ये देखना है कि सर हारिस तुमने 15 जनवरी को सामान डिलीवर किया था, तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? इसी तरीके से IAS 37 हो गया, 36 हो गया, 38 हो गया, जो भी IAS 10 हो गया सर। आपका काम ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन को चेक करना। किसको चेक करना? अब ध्यान से सुनिएगा, नाउ फ्रॉड कम्स, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ये नियत लेकर नहीं आ रहे कि फ्रॉड को डिटेक्ट करना है। सही है हाँ या ना? क्या चेक कर रहे हो, जल्दी बोले। हुआ पता है क्या? पता नहीं, एनी हाउ आपकी नजर में आ गया, नियत नहीं थी, आपकी नजर में आ गया कि हारिस हनीफ आपकी कंपनी में फ्रॉड हुआ है। क्या हुआ है? फ्रॉड हुआ है। 7 लाख रुपए चोरी हो गए।
कितने लाख रुपए? आप आए, आपने मुझसे पूछा, मैं मैनेजमेंट हूँ, आपने मेरे से ऐसे ही पूछा, हारिस भाई ये आपके 7 लाख रुपए चोरी हुए हमने सुना है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही सुना यार, फ्रॉड हो गया, 7 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। व्हाट विल यू डू, क्या करोगे? क्या चोर और चोरी पकड़ोगे? क्या आप ये करोगे, आप बोलोगे रुक भाई मैं चोर लेकर आता हूँ, चोरी कैसे, क्या आप ऐसे करोगे? नहीं। आपने मुझसे क्या पूछा, सर हारिस आपके यहाँ 7 लाख रुपए की चोरी हुई, हाँ या ना? मेरा क्या जवाब था? यस हुई है। 1 सेकंड का अफसोस करना, मैं बड़ा अफसोस हुआ। क्या बोलोगे? बस खत्म, इससे ज्यादा अफसोस नहीं करना। ये तुम्हारा काम ही नहीं है। आयजा ने आपके स्कोप ऑफ वर्क में ही नहीं रखा हुआ ये सारी चीजें करना। आप एक सवाल मुझसे करना, आप मुझसे बोलोगे सर हारिस चोरी हुई है, मैंने बोला हाँ, क्या बोल रहे हैं? बड़ा अफसोस हुआ, बस इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पता है क्या है? टेक्निकल। आप बोलोगे सर हाउ डिड यू अकाउंटेड फॉर दिस, आपने इसकी अकाउंटिंग कैसे की है? मेरा जवाब सुनना। मैं टेक्निकल कंपनी हूं, टेक्नोलॉजी, ये टेक गैजेट्स बनाने वाली कंपनी। मैंने आपको आगे से जवाब क्या दिया? मैंने बोला अबे यार ऑडिटर बात सुन, चोरी हुई है, शेयर होल्डर को बताएंगे, मेरी बदनामी होगी कि उनका पैसा मैं संभाल नहीं सका। तो मैंने क्या किया है, मैंने ना जुगाड़ मारा और मैंने एंट्री बनाई, ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट 1 लाख रुपए की, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट 6 लाख रुपए का, और कैश क्रेडिट कितने का? 7 लाख रुपए का। मुझे बात बताओ, हुआ क्या है? चोरी। जल्दी बोलो हुआ क्या है? मैं दिखा क्या रहा हूं मीडिया पे? मेरा मीडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या दिखा रहा हूं? अब मुझे बात बताओ, एक टर्म आपने सुनी है कि ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर्स का इकोनॉमिक डिसीजन बेस करता है। मेरी कंपनी ये टेक्निकल कंपनी है, टेक्नोलॉजी का आजकल ज्यादा दौर है। तो जब शेयर होल्डर्स ये खबर पढ़ेंगे उनके जहनों में क्या बात आएगी? 6 लाख की रिसर्च हो रही है, लाख रुपए की ट्रेनिंग दे रही है, ये कंपनी जरूर नया मॉडल बनाएगी और अगले महीने मार्केट में फेंकेगी। क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर, पैसे लगाओ। उसको बोलेगा वो भाई या पैसे लगाओ या पैसे लगाओ, यस और नो? शेयर बाजार में आपकी ज्यादा हो जाएगी। सवाल पता है क्यों? मेरी झूठी खबर से, मेरी इंफॉर्मेशन से आपका डिसीजन बेस करता है। आज क्या दिन है? ट्यूसडे। मैं आपको कह रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ, कल क्लास नहीं है थर्सडे को, तो आपका डिसीजन मेकिंग होगा ना, घर से आने जाने का फैसला होगा। तो सर एक पार्टी की खबर पे दूसरी पार्टी का डिसीजन बेस करता है। सवाल एक्सक्यूज मी, हुआ क्या है? जल्दी बोलो हुआ क्या है? मैं दिखा क्या रहा हूँ? रिसर्च और ट्रेनिंग। और ये आप बोलोगे सर आरिस आप तो एक नंबर के झूठे आदमी हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स TNF, ट्रू एंड फेयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच्ची नहीं है। किधर आपने चोर पकड़ा, किधर चोरी पकड़ी? कहीं पर भी नहीं। हुआ क्या? जल्दी बोलो, चोरी हुआ क्या है? मैं दिखा क्या रहा हूं? रिसर्च, ट्रेनिंग। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो दिखा रहा हूं वो सच दिखा रहा हूं या झूठ? झूठ। भाई देखो, लेट से फॉर एग्जांपल ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आपका काम सिर्फ इतना है, आपका काम सिर्फ इतना है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है ना वो क्या होना चाहिए? वो सच। आपका काम नहीं है कि भाई रुको मैं चोर और चोरी पकड़ के लाता हूं, नहीं भाई रुक। अब क्या हुआ, ध्यान से सुने। वही 7 लाख रुपए की चोरी हुई, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपने मुझसे तस्दीक की, मैंने बोला हाँ चोरी हुई। अगला सवाल क्या था? सर बड़ा अफसोस हुआ, और ठीक है मुझे भी हुआ। आप बोले सर अफसोस को साइड पर रख यार, चोरी हुई ख्याल नहीं कर सकता है क्या? ठीक है, अकाउंटिंग कैसे की? मैंने बोला यार अब क्या करूं यार, जिसका पैसा उसको सच बता दिया। और इधर देखो, एक्सक्यूज मी बेटा, मैंने PNL में राइट ऑफ कर दिया है एज, देखो नुकसान, चोरी नुकसान, नुकसान डेबिट होता है, नुकसान क्या होता है? मैंने बोला PNL में WO मतलब राइट ऑफ किया है 7 लाख रुपए, और कैश क्रेडिट कितने से? हुआ क्या है? जल्दी बोलो, चोरी। और मैं हारिस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बता भी क्या रहा हूं? मैंने सच बोला झूठ बोला? तो आप बोलोगे यार यार ऑनेस्ट पर्सन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। सादिक और अमीन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच बात है, सर चोरी हुई है तो सच बता रहे हैं। किधर चोरी तुमने पकड़ी, चोर पकड़ा? कहीं पे भी नहीं पकड़ा। आपने क्या चीज चेक करनी है कि जो खबर शेयर होल्डर तक पहुंच रही है वो, आपका काम सिर्फ इतना है कि हारिस जो तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है ना वो क्या होनी चाहिए? सच होनी चाहिए।
सच बता दे शेयर होल्डर को, फैसला उनका है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स। ठीक है, तो सवाल क्या है, आप नियत लेके ये नहीं, नियत लेके नहीं आ रहे कि आपने फ्रॉड डिटेक्ट करना है। आप क्या नियत लेके आ रहे हो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेक करना। अब ये देखो बेटा क्या लिखा है, द ऑडिटर क्या लिखा हुआ है, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू, चोरी को डिटेक्ट करने नहीं आए हो भाई, आप चोरी डिटेक्ट करने नहीं आए हो। ही इज देयर टू चेक द व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यस और नो, हाँ या ना? तो चोरी डिटेक्ट करना आपका कोई प्राइमरी टास्क नहीं है भाई। ठीक है, चोरी हो गई, इधर अफसोस भी कर लिया 2 सेकंड का, आगे तुम्हारा तुम्हारा मेजर कंसर्न क्या है? आसान लैंग्वेज में, प्लीज डोंट रीड एनीथिंग फ्रॉम द नोट्स। यहाँ पे देखिएगा, आपका मेजर कंसर्न क्या है कि भाई जो आप मीडिया पे दिखा रहे हो, कौन सी मीडिया क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें जो कुछ लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो कुछ भी लिखा है वो सब क्या होना चाहिए? सच होना चाहिए। चोरी हुई है, लिखो चोरी हुई। रिसर्च कर रहे हो तो लिखो रिसर्च कर रहे हो, है ना? 1000 यूनिट्स पड़े इन्वेंट्री में, कितने पड़े? 1 यूनिट 2 रुपए का है, तो कितने की कीमत हो गई? तो मैं बैलेंस शीट में कितनी लिखूं? 2000। अब डंडी मार के उसको 3 करके 3000 करने की जरूरत नहीं है, जो है सच बनाना है, इसको कहते हैं ट्रू एंड फेयर। तो अब मुझे एक बात बताओ, किधर आपने चोर और चोरी पकड़ी? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑडिटर का काम बेटा क्या डिटेक्ट करना नहीं है, जरा बताइएगा। ऑडिटर करना बिल्कुल भी नहीं ऑडिटर का काम। क्या क्या है ऑडिटर का काम? चेक करना एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ो, ये लफ्ज क्या लिखा है जरा पढ़िएगा, देयर क्या लिखा हुआ है? एक सेकेंड, देयर इज लिखो, देयर इज लिखो और उसको कट कर देना, क्योंकि देयर इज का मतलब क्या है? कंफर्म है। देयर मे बी का मतलब क्या है? शक है। बेटा अब इधर मैं कुछ आपको लिखवाऊंगा चीज इसमें। हाँ जी, कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है आप उसमें, कौन सी? स्टेटमेंट आप उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। विच टू? तो अब से तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकते फ्रॉड है, सही है। दूसरी जगह आप कह रहे हो कि शायद हो फ्रॉड, तो वो जब उसको इन्वेस्टिगेट करेगा तो फ्रॉड नहीं नहीं नहीं, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, इसी को रिकंसाइल कर रहा हूं। 2 मिनट दो। अब सवाल, एक्सक्यूज मी बच्चों इधर, ये मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की है। क्या प्रिपेयर की है? ये पढ़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सवाल, क्या आप इंटेंशनली, जो आप कह रहे हो ना वही एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या आप इंटेंशनली फ्रॉड डिटेक्ट करने आ रहे हो? नहीं। आपके जहन में, आपके जहन में 3 बातें हो सकती है। कितनी बातें? और 3 बातें ही होनी चाहिए। आप बोलोगे यार हारिस शरीफ तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, हो सकता है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हो? एरर हो, गलती हो गई, क्या हो? जानबूझ के मैंने गलत रिपोर्ट किया, जानबूझ के। एक तो ये हो गया ना यार, गलती से हो गया, क्या हो गया? एग्जाम्पल, 85 की अमाउंट थी, मैंने गलती से क्या लिख दिया? गलती से, बाकी में मेरी नियत नहीं थी, गलती से। तो आपने आके ढूंढा, आपने बोला सर हारिस जी तेरे से फ्रॉड हुआ है, एरर हुआ है? मैंने कहा वो सॉरी गलती हुई है, ठीक करवा दिया। क्या करवा दिया? अब सपोज करो आपने जहन में ये भी सोचना है कि यार हारिस की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती भी हो सकती है, फ्रॉड भी हो सकता है। अगर फ्रॉड हुआ ना तो मैं जाके उसको ठीक कराऊंगा, यार ये फ्रॉड नहीं लिखो, सही करके लिखो। क्या करके लिखो? मिस स्टेटमेंट्स। क्या बोला मैंने? ऊपर आते हैं, क्या होता है मिस स्टेटमेंट आसान लैंग्वेज में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एक्चुअली में डिफरेंस। यार मिस स्टेटमेंट के आगे मैं नीचे एक लफ्ज लिख देता हूं और आसान हो जाएगा। मिस स्टेटमेंट हो सकती है ड्यू टू एरर और फ्रॉड। आप फतवा लेकर नहीं आओगे कि फ्रॉड हुआ है, क्या ध्यान में रखना, फ्रॉड भी हो सकता है, गलती भी हो सकती है, और फिर क्या लिखा है? एवरीथिंग इज जेन्युइन। इसका मतलब यहां पर अब आप एक और बात लिखोगे, मैं हारिस मैनेजमेंट हूं, आप मुझे ऑनेस्ट अज्यूम करोगे या डिसऑनेस्ट अज्यूम करोगे? हाँ, नहीं ऑन अ सीरियस नोट, मुझे कंपनी को, मैनेजमेंट को ऑनेस्ट अज्यूम करोगे या डिसऑनेस्ट?
मैं हारिस, मैंने एफएस बनाई है, पढ़ी है। विल यू परसीव मी ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट? नो, नाइदर ऑनेस्ट नॉर डिसऑनेस्ट। व्हाई? एग्जांपल सुनिए, एक्सक्यूज मी। आप आए, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, सॉरी बनी हुई पड़ी नहीं आपके पास। आपने बोला सर हारिस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाई है ना, गलती होगी। तो तूने बनाई है, गलती होगी। अब आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि हारिस ने एफएस बनाई है, गलती होगी। यार मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा तो वो आपको क्या लगेगी, क्योंकि तुमने ग्लासेस ही वही पहन ली है। गलती वाले केस 2, मैंने एफएस बनाई है तो आपने कहा सर हारिस आपने बनाई है एफएस, सही होगी। तो तुम चेक ही नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? आपने सर आपने बनाई है, कोई बात नहीं, हमें आप पे ट्रस्ट है, आपने बनाई है। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आपने एकदम न्यूट्रल माइंड रखना है। सर हारिस ना आप ऑनेस्ट है ना डिसऑनेस्ट है, आप इंसान है, आपसे एरर भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, लेकिन हम फ्रॉड की नियत मान के नहीं आ रहे कि फ्रॉड हुआ है। देखो ये जो लफ्ज लिखा ना ऊपर, जिसमें आप कह रहे थे कॉन्फ्लिक्टिंग है, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द फ्रॉड, डिटेक्शन का मतलब पता है क्या होता है? यू आर इंटेंशनली कमिंग टू डिटेक्ट द फ्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो फॉरेंसिक ऑडिट है, जब आप फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए आते हो, जहन में क्या एटीट्यूड रख के आते हो? फ्रॉड है, ठीक है ना। आप अपनी फर्म से आस्तीन ऊपर करके क्या करके आ रहे हो? चोर और चोरी ढूंढने के लिए आ रहे हो। लेकिन यहाँ पे ना आप चोर ना चोरी ढूंढने नहीं है, लेकिन दिमाग में शक रख के आ रहे हो कि भाई मैनेजमेंट ना ऑनेस्ट है ना डिसऑनेस्ट है, वो इंसान है, उससे गलती भी हो सकती है, चोरी भी हो सकती है, लेकिन हम यकीन के साथ नहीं आ रहे। अगर चोरी हुई तो वी विल मेक श्योर कि पीएनएल डेबिट ड्यू टू फ्रॉड एंड कैश क्रेडिट होना चाहिए। और सब चीजें क्या हो सकती है? सही भी हो सकती है। तो इन शॉर्ट वर्ड्स, आप अपना जो रवैया है, वो आप न्यूट्रल रखो। क्या रखोगे? न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड। तो अब एक जरा पॉइंट यहां पर लिखिएगा कि ऑडिटर शुड अज्यूम, ऑडिटर शुड व्हाट बेटा बताइएगा? अज्यूम। क्या अज्यूम करोगे? मैनेजमेंट यानी कि कंपनी इज, जी बेटा, नाइदर ऑनेस्ट नॉर डिसऑनेस्ट। ना ऑनेस्ट है भाई, क्या है? ना डिसऑनेस्ट। तो इसका मतलब ये बना कि भाई जो ऑडिटर है उसका एकदम न्यूट्रल माइंडसेट होना चाहिए। न्यूट्रल माइंड, इसीलिए देखो मैंने इस लिखकर कट किया था, मे भी, है ना। जब आप आ रहे हो चेक कर रहे, पहली सोच, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हारिस शरीफ आपने बनाई है, हो सकता है सही हो सकता है आपसे एरर हो गया हो सकता है फ्रॉड हो गया हो। तो जो हुआ होगा अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे। जो हुआ होगा सर सही होगा, अकॉर्डिंगली बिहेव होगा। फ्रॉड होगा, रवैया चेंज हो जाएगा। एरर होगा, स्टाइल चेंज हो जाएगा। है? तो तीनों की पॉसिबिलिटीज आप लेकर आ रहे हो, ठीक है, ये चीज है। अब ना 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 ना, ऐसा नहीं, एक्सक्यूज मी, ऐसे नहीं। ओपिनियन तो बाद में आएगा ना, ओपिनियन बाद में आएगा। यार एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है ना, तो डॉक्टर का माइंडसेट क्या होता है? तो बुखार भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकता, वो चेक करेगा। क्या करेगा? वो टेस्टिंग करेगा। जैसे आप क्या सोच के आ रहे हो? एरर, फ्रॉड, एवरीथिंग जेन्युइन, क्या सोच के आ रहे हो? तीनों चीजें। फिर आप क्या करोगे? चेक करोगे। चेक करने के बाद जो तुम्हारे हाथ लगेगा उसको इंग्लिश में बोलेंगे एविडेंस। क्या बोलेंगे? फिर उन एविडेंस को आप इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार करोगे, खत्म। तो शेड्यूल को तो बाद में बताएंगे, ठीक है, वो अलग कहानी है। एक्सक्यूज मी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कुछ ब्रेक श्रेक की फीलिंग आ रही है? प्लीज, यहाँ छुट्टी की फीलिंग आ रही है? दे तो मैं कुछ भी नहीं रहा, वैसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं ना, ना छुट्टी ना कुछ भी नहीं, छोड़ो बेकार। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाए। आप कंटिन्यू मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, ऑडिटर एक्सक्यूज मी, जल्दी बताइएगा, क्या अज्यूम करना है ऑडिटर ने कि मैनेजमेंट क्या है? बेटा जल्दी बताओ। ना ऑनेस्ट ना डिसऑनेस्ट। कौन सा माइंडसेट रखना है? न्यूट्रल। अब नीचे आ जाओ। ऑडिटर प्रिपेयर करता है, ये क्या लिखा है? ऑडिट रिपोर्ट। और उस ऑडिट रिपोर्ट में
क्या एक्सप्रेस करेंगे बताना? ओपिनियन। क्या ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे बेटा? जी, क्या ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाएगा कि क्या आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू एंड फेयर है या नहीं है? प्लीज इसको छोटी मोटी चीजों को अंडरलाइन कर लें, छोटी मोटी चीजों को अंडरलाइन कर लें। अब दोबारा से मुझे प्लीज आंसर कीजिएगा सारे स्टूडेंट्स कि क्या आप स्टूडेंट्स फ्रॉड डिटेक्ट करने आ रहे हो, हाँ या ना? नो सर, हम फ्रॉड को डिटेक्ट करने नहीं आ रहे। क्या चीज चेक करने आ रहे हो? क्या चीज चेक करने आ रहे हो? एप्लीकेशन किस चीज की? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। आप चाहें तो आप देख सकते हैं नोट्स में, चाहे तो ना देखें, ज्यादा बेहतर है। बगैर देखे मुझे आंसर करें। ऑडिट क्या चीज होती है, जल्दी से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीचेक करना। क्या चेक करना? रीचेक करना। किसके लिए रीचेक करना? शेयर होल्डर्स के लिए रीचेक करना। ऑडिटर अपॉइंट करता है, होता है कहां पे? कौन करता है? किसकी तसल्ली के लिए ऑडिट? क्या चेक करता है? एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और क्या ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को चेक करता है? नो। सैंपल बेस पे मटेरियल ट्रांजैक्शन, सैंपल बेस पे मटेरियल ट्रांजैक्शन को चेक करता है और एंड में एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो अपनी गारंटी दे देता है। नो 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 सर, गारंटी नहीं, ओपिनियन। किसने मना किया है? स्टैंडर्ड्स ने। आइजा। क्या ऑडिटर? हाँ, आइजा बाजी ने मना किया, ठीक है। सैंपल बेस पे मटेरियल ट्रांजैक्शन चेक होती है, सैंपल बेस पे मटेरियल ट्रांजैक्शन। इज इट डन? ओके, आगे बढ़े। एक्सक्यूज मी, आगे बढ़े। ये वाली लाइन छोड़ दें, इस पे आ जाओ। ये क्या लिखा है? ऑडिटर हैज टू डू सम एक्शंस नोन एज व्हाट? ऑडिट प्रोसीजर्स। बेटा ये इंट्रोडक्शन इतना ज्यादा हो रहा है, आप लोगों को ज्यादा तो नहीं लग रहा? बहुत ज्यादा लग रहा है? यकीन करो, खैर यही है, यही है। मैं तो कोशिश करके एक्स्ट्रा क्लासेस भी रमजान में रखूंगा ताकि आप लोग ईद अच्छी गुजरे। ये जो नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। भाई क्लास में बेहोश नहीं होना है, मुझ पे एफआईआर कर जाएगी। इधर सुने, द ऑडिटर हैज टू डू सम वर्क, और इसका नाम क्या लिखा हुआ है? ऑडिट प्रोसीजर्स। अब यहाँ पे जरा रुकिएगा, एक्सक्यूज मी, इधर बच्चों एक्सक्यूज मी। मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, हो सकता है ये जो पेज खाली है अभी हम लिखें या ना लिखें टाइम के हिसाब से, लेकिन जो एग्जाम्पल से मैं बात करूंगा, प्लीज प्लीज आप बच्चे उसको रिस्पॉन्ड जरूर करना, चाहे सही चाहे गलत, आई डोंट केयर, आंसर करना है। एक मिनट, मैं यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूँ जो हमेशा पहली दूसरी क्लास में बता देता हूँ। यही ऑडिट है, यकीन करो यही ऑडिट है। सवाल, आप कौन है? प्लीज आंसर मी। ऑडिटर मैं, मैनेजमेंट, क्लाइंट कंपनी मैनेजमेंट। आपको एविडेंस कौन देगा? मैं। एविडेंस मांगेगा कौन? ऑडिटर। आपका काम है, आपका हक है एविडेंस मांगना, मेरी ड्यूटी है। कोई सवाल एक्सक्यूज मी, और मुझे आंसर करना। ऐसे ही आपने मुझसे पूछा, सर हारिस आपका वेयर हाउस कहाँ है? मैंने बोला ये ऊपर रूम नंबर F1 वेयर हाउस है। आपने मुझसे पूछा ऐसे ही, सर हारिस वेयर हाउस में कितने यूनिट्स पड़े? क्या पूछा? कितने यूनिट्स पड़े? मेरा आपको जवाब, 1000 यूनिट्स पड़े। कितने यूनिट्स है? ये सोच जहन में रखना, ये सोच जहन में रखना। जहन में क्या सोचोगे? यार ये हो सकता है हारिस से गलती हो गई है, या गलत जानबूझ के बता रहा है, या फिर अभी तक सुनो, आपको मैनेजमेंट यानी कि मैं क्लाइंट कंपनी जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा, जो भी इंफॉर्मेशन, उस पे आपने भरोसा नहीं करना। क्या लिखा हुआ है? डोंट ट्रस्ट। आपने ये करना है। ये क्या लिखा है? कास्ट डाउट। क्या लिखा हुआ है? शक करना है आपने। डोंट ट्रस्ट क्या लिखा हुआ है? कास्ट डाउट। और फिर आपने उसको करना है वेरीफाई। क्या करना है? डोंट ट्रस्ट, कास्ट डाउट, वेरीफाई। अब बता दो सवाल, हाउ टू वेरीफाई? दिस इज द थिंग। यहां पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, कॉपी बाद में बेटा, एक्सक्यूज मी।
हाउ टू वेरीफाई, आंसर क्या बेटा? ऑडिट प्रोसीजर्स। वेट, डोंट ट्रस्ट, कास्ट डाउट्स, और क्या? जिस शख्स को, इंसान को ये करना नहीं आता, ये क्या लिखा हुआ है? वो ऑडिटर है ही नहीं। जिस ऑडिटर को क्या नहीं करना आता? शक करना नहीं आता, वो कौन है? ऑडिटर है ही नहीं। एक मिनट स्क्रीन पे देखते रहिएगा। नहीं, मैं आपको देखना, जब आप पेपर के एंड से निकलोगे ना, ऐसा शकी बना दूंगा ना कि आपको शीशे में देखोगे, आप खुद पर भी शक होगा, मैंने तो नहीं किया कहीं। ऐसा बना देंगे। अब सबर सबर, ये 3 मेजर टॉपिक्स में ये क्या लिखा हुआ है? एक सवाल रिस्क असेसमेंट का आता है। आपको पूरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड सर्कमस्टेंसेस दिए होते हैं, और तुम्हारी एक रिक्वायरमेंट होती है, ये कंपनी के सिनेरियो है, चल बेटे ऑडिटर रिस्क निकाल। क्या निकाल? माने क्या शक है तुझे? तो आइडेंटिफाई एंड कास्ट डाउट, दिस इज द रिक्वायरमेंट, और ये कंफर्म है। हर अटेम्प्ट के अंदर कंफर्म ये रिक्वायरमेंट आपके पास होती है इस टॉपिक के अंदर, और रिक्वायरमेंट भी पहले से पता है। एनीवेज, तो जिस ऑडिटर को, कहां गया ऑडिटर? जिस ऑडिटर को क्या नहीं करना आता बेटा, बताइएगा? वो ऑडिटर है ही नहीं। सच में ऑडिटर नहीं। आपने मेरे से पूछा भाई कितने यूनिट्स है, मैंने कहा 1000, आपने बोला ओके, सो गए। आपने सर कितने, बोला 2000, आपने बोला ठीक है। तो ये तो तुमने चेक ही नहीं किया ना। इसका मतलब कल को मैं कुछ भी बोलूं तो आप क्या कर लोगे? बिलीव कर लोगे? नहीं, नो, नॉट एट ऑल। आपने मुझसे पूछा भाईजान यहाँ पे रूम नंबर G1 में कितनी कुर्सियां पड़ी हैं, मैंने बोला यहाँ पर ये को 50 कुर्सियां पड़ी होंगी, मान लोगे? क्या करोगे? डोंट ट्रस्ट। दिल में आपने ये सोचा, आपने बोला नहीं यार, इससे गलती भी हो सकती है, चोरी भी हो सकती है, सब कुछ। हमारे दिमाग में शक ये है कि अब 50 कुर्सियां हो भी ना भी हो, हमने क्या करना है? वेरीफाई करना है, सबूत इकट्ठा करना है। क्या इकट्ठा करना है? सबूत इकट्ठा। क्या करोगे? क्या करोगे? आप ऑडिटर रूम में आएगा, 1000 यूनिट्स बोले, क्या करोगे? गिनती करना शुरू कर दोगे। क्या करना, कैसे गिनती करोगे? देखिए, तो गिनती ऐसे ही करते हैं, 1 2 3 कसम से, ऐसे नहीं आपने करना। सुनो, अच्छा काउंटिंग के भी अपने तरीके होते हैं ना। अगर आपके पास मैं कहूं कि यहाँ पर 10,000 कुर्सियां पड़ी हैं, 10,000 यूनिट्स हैं, यार आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह आप नहीं कर सकते। उसका काउंटिंग का भी एक तरीकेकार होता है। मैं गिन रहा हूँ 1 2 3 4, या गुदगुदी की, मैं भूल गया सारी चीजें, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। काउंटिंग आप कर ही नहीं सकते। आपने करना है बेटा, पता है क्या चीज? सुनो, आपने करना ही सैंपल नहीं, पूरे 10,000 ही काउंट होंगे, लेकिन उसका एक तरीका होता है, RC फॉर्मूला, रोज एंड कॉलम्स। हाउ? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 into 10, 40 यूनिट्स है। यस और नो? सो जब, लेकिन अगेन ये उस जगह पर होगा जहां पर आपकी इन्वेंट्री ऑर्गेनाइज्ड वे में होगी। कहां होगी? अभी हम चलते हैं नाइट सुपर स्टोर, चेजअप में, कहीं पर भी, वहां पर जितने भी बॉक्सेस पड़े होते हैं वो सब क्या होते हैं? दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुने, एक्सक्यूज मी, देयर आर कार्टन बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रोज है और 10 कॉलम्स हैं। कितने हो गए? 100 यूनिट है। अब ऑडिटर को शक पता है क्या हो रहा है? कोई डब्बा खाली तो नहीं होगा? क्या क्या करेगा? अभी देखो, एक मिनट, ये 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बे, 4 डब्बे, 5 डब्बे, फॉर एग्जाम्पल, और बहुत सारी चीजें, आपको ऐसे ही शक हो रहा है क्योंकि खाली है। अच्छा मैं बताऊं, अंदर से आपको शक भी नहीं हो रहा, डेढ़ होशियारी है। क्या करोगे? आप बोलोगे यार हारिस भाई जरा ये चौथा डब्बा तो खोलो, के अंदर कुछ है तो, खाली है कुछ है, मैंने खोल के दिखा दिया। अच्छा शक हो नहीं रहा था, वैसे भी आपको होशियारी मारनी थी सिर्फ। सवाल, मेरी बात सुनेगा, एक्सक्यूज मी, ये काम आप कर सकते हो, ये काम आप कर सकते हो। तो पॉइंट क्या बना बेटा? पॉइंट ये बना कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी उस पर आपने यकीन नहीं करना। क्या करना है? शक करना है, कास्ट डाउट, एंड देन सवाल, प्लीज आंसर मी, हाउ टू वेरीफाई ऑडिट प्रोसीजर। अभी हम उसको 2 मिनट 3 मिनट के बाद कंटिन्यू करते। ब्रेक श्रेक कुछ भी नहीं, ब्रेक श्रेक। आपके पास अटेंडेंस शीट है, इसको फिल करके पीछे करो, आपके पास भी है। बेटा अभी ब्रेक नहीं है, छुट्टी हम लोग थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ठीक है, नो ब्रेक एट ऑल। पहले अटेंडेंस फिलअप कर लें। ऑनलाइन बच्चे बेटा 2 मिनट रुकिएगा, बच्चे अटेंडेंस लगा रहे हैं।
ये अटेंडेंस फिलअप करें उसके बाद एक दो चीज बताऊंगा फिर बाकी सब नहीं नो ट्रू एंड फेयर नो सीधी बात करना इंसान करते हैं तुम्हारा काम है मैं सिखाऊंगा नहीं true होता है शुक्र ये क्या है? ये बात बिल्कुल सही की आपने अच्छा जी एक्सक्यूज मी भाई कोशिश का नाम इंसान जो भी भाई इधर जरा ध्यान दे दें अटेंडेंस हो गई है अटेंडेंस शीट कहाँ पे पहुंचे ये इतनी लंबी अटेंडेंस भाई सिर्फ नाम और वो लिखो आईडी नंबर फोन नंबर जल्दी अच्छा जी एक्सक्यूज मी अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा ये नीचे एरो मार के जो कुछ भी लिखा है ये होगा अगली क्लास में लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो एरिया है वो आप लोगों ने लिखकर यहाँ पर जाना है ठीक है यहाँ पर एक्सक्यूज मी इस तरह जो मैं बोलूँ उसका मुझे आंसर कीजिएगा जो भी इंफॉर्मेशन आपको मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रही है आपने उस पर क्या नहीं करना भरोसा नहीं करना डोंट ट्रस्ट क्या करना है शक करना है और उस शक की बुनियाद पे वेरिफिकेशन होती है मुझे एक बात बताओ आप इन्वेस्टिगेशन वहीं करोगे ना जहां पे शक होगा यस और नो ऐसे तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते यस और नो पुलिस वाले भी कभी सड़क पे किसी की गाड़ी या बाइक रोक के चेक करते हैं तो सारी तो नहीं चेक करते जिस पर ऐसे इनको डाउट आता है रैंडमली अब सवाल एक्सक्यूज मी डोंट ट्रस्ट कास्ट डाउट क्या लिखा हुआ है सवाल ये लिख लिया आप लोगों ने वैसे हाउ टू वेरीफाई आंसर क्या है सर हाउ टू वेरीफाई का आंसर है ऑडिट प्रोसीजर अब मेरी बात ये सुनिएगा ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है ऑडिटर जो भी करता है आई डू रिपीट ऑडिटर वो क्या है ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर जो भी करता है वो क्या है भाई ऑडिट प्रोसीजर और ऑडिटर प्रोसीजर लगाकर जो हासिल करता है उसको कहते हैं एविडेंस क्या बोलेंगे एविडेंस और उस एविडेंस की बुनियाद पे जो वो कमेंट करेगा वो ओपिनियन होगा वो क्या होगा आपके पास ओपिनियन एक्सक्यूज मी नाउ लिसन टू मी वेरी मच केयरफुली एक्सक्यूज मी मैं एक छोटा सा सिनेरियो क्रिएट किया मैंने आपने मुझे आंसर दिया आपने मुझसे पूछा भाई इन्वेंट्री कितने यूनिट्स है वेयर हाउस में मैंने आपको कहा 1000 दिमाग में क्या चल रहा है डोंट ट्रस्ट वेरीफाई आपने क्या किया वेयर हाउस में घुस गए रोज एंड कॉलम्स के जरिए से आपने इन्वेंट्री को क्या कर लिया काउंट कर लिया हाँ या ना यस और नो चंद है 20-30 है तो एक एक करके गिनती कर ले भाई जैसे तेरी मर्जी नंबर 2 आंसर में आपने मुझसे पूछा सर हारिस बैंक में कितने पैसे पड़े कंपनी के मैंने आपको बोला बैंक में इतने पैसे पड़े 2 लाख 20 लाख 25 लाख वो व्हाटएवर मैंने कहा 100 मिलियन पड़े बैंक में कंपनी के नाम पे मान लोगे फिर बैंक स्टेटमेंट दिखाओ बैंक स्टेटमेंट को चेक करना क्या है प्रोसीजर है आपने मुझसे पूछा भाई ये प्रोडक्ट कितने की है मैंने कहा 3000 की मान लोगे क्या करोगे इनवॉइस दिखाओ इनवॉइस चेक करना क्या है प्रोसीजर है इनवॉइस चेक करना प्रोसीजर है इनवॉइस देख के तुझे कंफर्मेशन हुई है कि आज की डेट पे बिल पे हारिस का नाम लिखा है 3000 रुपए की चीज है ये क्या मिला एविडेंस उस एविडेंस की बुनियाद पे तुमने एक शानदार सी कुछ कमेंट लिखा उसको क्या बोलोगे उसका आप ओपिनियन क्या बोलोगे एक आखिरी एग्जांपल है उसके बाद वी विल ऑफ अब जरा सुनना गौर से मुझे आंसर करना
बहुत सिंपल एग्जांपल जो अमूमन पहली क्लास में मैं यही दे रहा हूं, वो क्या है? आपसे मैंने कहा कि मैंने एक प्रॉपर्टी परचेस की है। क्या परचेस की है? प्रॉपर्टी। मैंने एक प्रॉपर्टी परचेस की है, आदिल से परचेस की है, 80 लाख रुपए की परचेस की है। दैट्स इट। ये एक इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनना है। एक लाइन पे इंफॉर्मेशन है कि आई परचेस अ फ्लैट फ्रॉम मिस्टर आदिल, ये तारिक रोड पे, 80 लाख रुपए उसकी कीमत है, ऐसे ही रैंडम डे। बस मान लोगे? क्या करोगे? तस्दीक, सबूत। प्लीज गौर से सुनना, सबूत आपने उसी लाइन से निकालना है जो मैंने आपको लाइन दी है। क्या चेक करोगे? एक एक करके। आपने एक बताया, दूसरा नहीं बताएंगे। क्या बोला आपने? प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आप बोलोगे भाईजान प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। उस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट पे लिखा होगा कि आदिल के नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होके हारिस के नाम पे ट्रांसफर होगी, है ना? है ना? बस हो गया साहब, इतनी प्रॉपर्टी मेरी है। सर ये एक सबूत मिला है। जज अदालत में क्या कहता है? तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए। ऑडिटर भी यही है, अंग्रेजी में आगे लिखा हुआ आएगा। ऑडिटर कभी भी एक एविडेंस नहीं लेगा, उसको बोलेंगे सफिशिएंट एविडेंस। तमाम सबूत चाहिए आपको, एक सबूत नहीं चाहिए, एक से ज्यादा सबूत चाहिए। सवाल, मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, मैंने प्रॉपर्टी परचेज की, आपने बोला भाई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट दिखा, मैंने दिखा दिया। ये कितने सबूत हुए? एक। और कोई सबूत इसके अलावा? बैंक ट्रांजैक्शन, आपने बोला हारिस भाई आपने पैसे दिए 80 लाख, तो अच्छा कैश ट्रांजैक्शन तो होती भी नहीं है, सारी चीजें बैंक ट्रांजैक्शन है। तो आप क्या चेक कर लोगे? बैंक स्टेटमेंट। दो सबूत मिल गए जी। और फिजिकली जाके चेक भी कर लेंगे कि सर हारिस जो गली आप बता रहे हो वहां पे बिल्डिंग्स है भी या नहीं, हो खाई है, तो भाई वहां जाके इसको बोलेंगे एसेट को अपनी नजर से देख लेना। एसेट को अपनी नजर से देख लेना। ज्यादा शक हो रहा है, आप मुझे बोलोगे आदिल भाई से बात कराओ कि तूने हारिस को प्रॉपर्टी बेची या नहीं बेची। कितने सबूत मिले? 4। अब आपने बोला हाँ यार तस्दीक हो गई कि आप सच बोल रहे हैं, यस और नो। तो इसको बोलते हैं सफिशिएंट एविडेंस। क्या बोलेंगे? एक चीज बस मैं यहाँ पे लास्ट लिख रहा हूं, इसके बाद हम ऑफ कर रहे हैं इस डब्बे में। और इस डब्बे में क्या है कि ऑडिटर जो भी कर रहा है, बल्कि छोड़ो यार ये भी अगली क्लास में लिख लेंगे, जाने दो। ऑडिटर जो भी कर रहा है वो क्या है? छोड़ दो, हटा दो, बंद कर दो। ऑडिटर जो भी कर रहा है वो क्या है? प्रोसीजर है। छोड़ दो, अगली क्लास में दिखाऊंगा। ऑडिटर जो भी कर रहा है क्या है? प्रोसीजर है। और जो हासिल कर रहा है वो एविडेंस है। और उस एविडेंस की बुनियाद पे जो बोल रहा है वो ओपिनियन। बंद करने का मतलब क्लास ऑफ थोड़ी होती है। आप ये समझे, आप गलत समझे। इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप। क्या कहते हैं? एक टॉपिक है, 2 से 3 नंबर का सवाल आता है उसमें, ठीक है, यही कहीं होगा आगे पीछे हैंडआउट में। अब इधर सुनो, ओए इधर 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 इधर, शॉर्टकट शॉर्टकट। ऑडिट किस चीज का होता है? नहीं, और अच्छा करके बोलो, किस चीज का होता है? अरे किस चीज का होता है? अरे किस चीज का होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह क्या बोल दो? अच्छा सिर्फ एफएसबी बोलोगे ना तो भी चलेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर तो सवाल में 3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है, किसका? तो लिखा होगा क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आधे साल की होगी तो लिखा होगा हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर पूरे साल की होगी कुछ भी नहीं लिखा होगा। ठीक है, रिपीट बेटा दोबारा से। ऑडिट किसका हो रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। किसके लिए? ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? किधर? एजीएम में। ऑडिटर का काम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन को चेक करना है। क्या वो फ्रॉड को इंटेंशनली डिटेक्ट करने आ रहा है? नहीं। क्या चेक करने आता है? एप्लीकेशन। ऑडिटर एक एक ट्रांजैक्शन चेक करता है ना, सैंपल बेस्ड मटेरियल ट्रांजैक्शन। और जो ऑडिटर करेगा वो क्या है? प्रोसीजर है। जो हासिल करेगा और एविडेंस में जो बोलेगा वो ओपिनियन गारंटी देना अलाउड ही नहीं होगी। यस और नो? थर्सडे को सेम टाइम, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे। अभी नेक्स्ट क्लास कब होगी? थर्सडे सेम टाइम 12 बजे। ठीक है, बाय बाय, खुदा हाफिज। भाई ऑनलाइन बच्चा आप लोग को बता दिया, अटेंडेंस शीट हो गई है वहां पे, यहाँ पे गर्ल्स में हो गई? अटेंडेंस हो गई? मुझे याद दीजिएगा मुझे। अच्छा आप लोगों ने थर्सडे में आने से पहले ना, हाँ किताब, अच्छा किताब और किट के हवाले से जो चीजें ना अगली क्लास में बता दूंगा, बस इसको रिवाइज करके आइएगा। और हाँ एक और चीज, चलो जाओ, खुदा हाफिज। नहीं वो अगली क्लास में।